ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। जरूरी सूचना सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मुझे मजबूरन द अल्टीमेट बिलियनेयर सिस्टम सीरीज के आगामी एपिसोड्स इस चैनल पर अपलोड करने से रोकना पड़ा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पसंदीदा सीरीज अब एक नए चैनल पर जारी रहेगी, जहां आप बिना किसी रुकावट के आगे की कहानी देख सकते हैं। नया चैनल का लिंक आपको पिन किए गए कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 51। विवान के शब्दों ने दोनों महिलाओं की भौहें चिढ़ा दीं। सान्या ने एक हल्की चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और पूछा, हम दोनों में से तुम किसे अपनी कार में लेना चाहोगे? विवान को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। अब जब उसे पूछा गया तो उसने सोचा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कार में बैठो। लेकिन उसने यह बात जोर से नहीं कही। उसने पहले कई लड़कियों के साथ बातचीत की थी। हालांकि उन बातचीतों में कोई रोमांटिक पहलू नहीं था, लेकिन उसे कुछ बुनियादी बातें पता थीं। अगर उसने सान्या को चुना तो उसे यकीन था कि दमिनी नाराज हो जाएगी। अगर उसने दमिनी को चुना तो सान्या नाराज हो जाएगी। अगर उसने किसी को नहीं चुना तो उसे यकीन था कि दोनों ही नाराज होंगी। ऐसी स्थिति में गंभीर विचार की आवश्यकता थी। दूसरी ओर दमिनी ने सान्या को अजीब तरीके से देखा। उसने सोचा, ये युवा महिला कब से पुरुषों को चिढ़ाने लगी? फिर उसने विवान को संदेह भरी नजरों से देखा। ये दोनों मुझे यहाँ खेल रहे हैं। उन्हें एक दूसरे को लंबे समय से जानने का पता है, लेकिन वे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ सेकंड के विचार के बाद विवान ने एक उचित निर्णय लिया। क्या तुम्हारी कार एक साथ 4 लोगों को समायोजित कर सकती है? उसने सान्या की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, मेरी तरह तुम्हारी भी केवल 2 लोगों को ले जाने की क्षमता है। यह एक स्पोर्ट्स कार है। सान्या ने जवाब दिया। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि विवान का सोचने का तरीका क्या है। हालांकि वह इस तरह सोच रही थी, उसके दिल में चाहत थी कि वह उसे चुने। चूंकि हम दोनों एक ही गंतव्य की ओर जा रहे हैं और हमारी कारें केवल 2 लोगों को ले जा सकती हैं, तो चलो एक टैक्सी लेते हैं। ये हम सभी को ले जा सकती है, विवान ने कहा। सान्या और दमिनी ने विवान का समाधान सुनकर आश्चर्यचकित होकर मुंह खोला। उन्होंने सोचा था कि वह किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होंगे या फिर किसी को नहीं चुनेंगे, अब जब उनकी और सान्या की कार दोनों ही नहीं जा सकती। किसने सोचा था कि विवान टैक्सी लेने का सुझाव देगा? वे दोनों हैरान थीं, लेकिन साथ ही सान्या के दिल में कुछ शिकायत थी। क्या तुम बस मुझे नहीं चुन सकते थे? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सान्या ने हाथ लहराते हुए कहा, टैक्सी की कोई जरूरत नहीं है। दमिनी अभी नई कंपनी में कुछ करने जा रही है, इसलिए टैक्सी लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारी कार में बैठूंगी जबकि दमिनी मेरी कार में जाएगी। ये भी इस पल था जब विवान ने देखा कि वह उसे चिढ़ा रही थी। उसने सोचा कि उसे इस कर्ज का बदला चुकाना चाहिए। एक आदमी के रूप में वह आसानी से चिढ़ाए जाने को स्वीकार नहीं कर सकता था। दमिनी को कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उसे दोनों के बारे में कुछ संदेह था। विवान का उत्तर उसे उसके प्रति सहज बना दिया। अगर वह तुरंत सान्या के साथ जाने का निर्णय लेता तो उसके प्रति उसकी धारणा खराब हो जाती। वे दोनों होटल से 2 कारों में निकल गए। विवान ड्राइव कर रहा था जबकि सान्या यात्री सीट पर थी। इस बार उसने ड्राइविंग में कोई स्टंट नहीं किया। रास्ते में उन्होंने इस और उस बारे में बात की, एक दूसरे के साथ परिचित होते गए। ज्यादा समय नहीं लगा और वे बिजनेस ओवरलॉर्ड बिल्डिंग पर पहुंच गए। सान्या को उम्मीद नहीं थी कि विवान का नया व्यवसाय यहां स्थित होगा। हालांकि उसने इससे ऊंचे भवन देखे थे। जब आप एक ऊंचे बौने को देखते हैं तो आप चौंक जाते हैं, है ना? कार पार्क करने के बाद उसने देखा कि टिम पहले से ही वहां पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने विवान की इस कार को कभी नहीं बुलाया। जैसे ही दोनों कार से बाहर निकले, वह आगे बढ़ा और अभिवादन किया। सुप्रभात बॉस, मैडम। जैसे ही टिम ने सान्या को मैडम कहा, सान्या का चेहरा लाल हो गया। आखिरकार टिम ने उसे इस तरह से संबोधित किया जैसे वह विवान की प्रेमिका या शायद पत्नी हो। हे, मैं उसकी पत्नी नहीं हूं। हम केवल कुछ बार मिले हैं और कल से बात करना शुरू किया है। सान्या इन शब्दों को चिल्लाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश उसने विवान की ओर देखते हुए खुद को रोक लिया। विवान ने दूसरी ओर एक शब्द नहीं कहा और बस टिम को सिर हिलाया। सुप्रभात, क्रिस और बाकी लोग किस मंजिल पर हैं? विवान ने पूछा। वे 7वें मंजिल पर हैं, टिम ने जवाब दिया। समझ गया, धन्यवाद, विवान ने टिम को कहा और फिर सान्या की ओर मुड़कर कहा, चलो। सान्या सोच रही थी कि विवान ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि उनके बीच कोई ऐसा संबंध नहीं है जैसा टिम सोच रहा था। लेकिन जो चीज़ उसे थोड़ा परेशान कर रही थी वह ये थी कि विवान को यह नहीं पता था कि मीटिंग किस मंजिल पर है। क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारा ऑफिस किस मंजिल पर है? उसने पूछे बिना नहीं रह सकी। मैंने बस उन्हें एक मंजिल चुनने के लिए कहा और वहां एक ऑफिस सेट करने के लिए कहा।
आज ही ग्रोसरी डिपार्टमेंट प्रबंधन केंद्रीकरण द्वारा चलना शुरू करेगा। विवान ने कहा, एक मंजिल चुनना, क्या वे मुफ्त हैं? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से अपने दोस्त की कंपनी यहाँ लाती। सान्या ने अपने चेहरे पर उदासी के साथ कहा। किसी कारण से विवान मुस्कुराया और कहा, तुम भी एक चुन सकती हो। वे मुफ्त हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर यह मुफ्त होता तो बहुत से लोग अपनी मंजिलें चुन रहे होते। सान्या ने पूछा, ठीक है, क्यों नहीं कोशिश करती? ग्राउंड फ्लोर पर एक व्यक्ति है जो बिल्डिंग का प्रभारी है, या तुम रिसेप्शनिस्ट से पूछ सकती हो, विवान ने कहा। सान्या ने विवान को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी खुद की पैसे खर्च करके एक ऑफिस बिल्डिंग बनाएगा और उसे मुफ्त में देगा। बिना कुछ कहे वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। इस मंजिल को इस तरह से सेट किया गया था कि यह एक रिसेप्शन एरिया और लॉबी थी। ये वह नवीनीकरण था जो सवर्णा ने विवान के अनुरोध के बाद किया था। यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस रिसेप्शनिस्ट डेस्क और मेहमानों के लिए बैठने के लिए सोफे रखना था। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर विवान ने सान्या की ओर देखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। साथ ही उसने क्रिस को नीचे आने के लिए एक संदेश भेजा। हालांकि उसने इस बिल्डिंग को खरीदा था, लेकिन यहाँ के नए कर्मचारियों को उसका पता नहीं था। एक अच्छा उदाहरण रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रहे व्यक्ति था। संदेश भेजने के बाद उसने दोनों के बीच बातचीत पर ध्यान दिया। क्या आप सच में गंभीर हैं मिस? इस बिल्डिंग का मुफ्त में होना कैसे संभव है? ये बिल्डिंग पहले ही खरीदी जा चुकी है और बाजार में नहीं है। अगर यह होती भी तो कोई भी ऐसा बिल्डिंग मुफ्त में नहीं देगा, है ना? उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा। चूंकि बिल्डिंग में केवल सफाई और सुरक्षा के लिए लोग थे, लेकिन ये लगभग खाली थी। इस ग्राउंड फ्लोर पर केवल रिसेप्शनिस्ट और एक सुरक्षा गार्ड थे। क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? मुझे किसी ने बताया कि यह मुफ्त है, सान्या ने कहा, अपनी आंखें विवान पर घुमाते हुए। उसकी अभिव्यक्ति को देखकर विवान हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में उसने अपनी हंसी को दबा दिया और बस मुस्कुराया। ये देखकर सान्या जान गई कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। उसका चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। इस पल में उसे विवान के प्रति कुछ नाराजगी महसूस हुई। इसका कारण ये था कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया था। विवान, तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सान्या ने गुस्से में कहा, जैसे उसने अपने पैर को जमीन पर ठोका। यह महसूस करते हुए कि उसने शायद थोड़ा दूर चला गया है, विवान बस मुस्कुराया और कहा, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन ये तुम्हें होटल में चिढ़ाने का बदला है। सान्या ने गहरी सांसें लीं, जैसे उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की। ये पहली बार था जब किसी ने उसे बेवकूफ बनाया था, लेकिन अंत में उसे नहीं पता था कि वह उस मुस्कुराते चेहरे को थप्पड़ क्यों नहीं मार सकती। लेकिन ये सच है कि तुम यहाँ मुफ्त में एक मंजिल प्राप्त कर सकती हो। क्या तुम चाहोगी? विवान ने पूछा। हंफ, तुम फिर से किसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि एक ही चाल में 2 बार फंस जाऊं, सान्या ने कहा, जैसे उसने अपना चेहरा उसकी ओर से मोड़ लिया। मैं इस बार गंभीर हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, विवान ने गंभीरता से कहा। सान्या ने कुछ क्षणों के लिए उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखा, फिर रिसेप्शनिस्ट की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। रिसेप्शनिस्ट, हालांकि वह उन लोगों के प्रति दयालु और आसान था जो बिल्डिंग में आते थे, लेकिन वह ये नहीं सहन कर सका कि विवान दूसरों की संपत्ति के बारे में झूठ बोलता रहे। क्या उसे लगता है कि वह दूसरों की संपत्ति के साथ मजाक कर सकता है? रिसेप्शनिस्ट ने अपने मन में सोचा, सर, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है कि आप दूसरों के बारे में गंभीर चीजों के बारे में झूठ बोलना शुरू करें। आप जानते हैं कि आप धोखाधड़ी के लिए मुकदमा कर सकते हैं, उसने गंभीरता से कहा। जैसा कि वह सोच रहा था, विवान यहाँ इस लड़की को खुश करने के इरादे से आया था। ऐसा लगता था कि वह उसे अपनी लड़की बनाना चाहता था और इसलिए वह झूठ बना रहा था। विवान ने रिसेप्शनिस्ट को देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने बस सान्या को देखा, उसकी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। यह उसकी बिल्डिंग थी और वह मुफ्त में मंजिलें देने का निर्णय ले सकता था, लेकिन वर्तमान में उसे केवल ये जानने की आवश्यकता थी कि क्या वह यहाँ अपनी कंपनी लाने के लिए गंभीर थी। सान्या नहीं जानती थी कि क्या करना है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि कोई मुफ्त मंजिल नहीं है, जबकि दूसरी ओर विवान उसके कहने में गंभीर लग रहा था। जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, लिफ्ट खुली और एक काले सूट में एक मध्यवर्गीय आदमी उसमें से बाहर निकला। जैसे ही उसने विवान को देखा, वह उसकी ओर तेजी से बढ़ा। सर विवान, क्या आप पहले से ही आ गए? क्रिस ने कहा जैसे ही वह विवान के सामने आया। विवान ने कहा था कि वह लगभग 10 बजे यहाँ होगा। किसे पता था कि विवान 10 बजे से पहले 30 मिनट पहले ही यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित था। अनपेक्षित रूप से मैं जल्दी पहुँच गया, विवान ने जवाब दिया। फिर उसने सान्या की ओर मुड़कर कहा, अगर तुम यहाँ एक मंजिल चाहती हो तो मुझे बस बताओ कि कौन सी है, बशर्ते कि वह शीर्ष 5 में से न हो।
हालांकि वह दोस्ती के प्रतीक के रूप में उसे एक मंजिल देने पर सहमत हो सकता था, लेकिन वह जो कर सकता था उसमें एक सीमा थी। वह अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पूरी बिल्डिंग नहीं दे सकता है ना। तो फिलहाल वह केवल उसे एक ही मंजिल की पेशकश कर सकता था। वह अपनी कंपनी के मुख्यालय के रूप में उपयोग होने वाली बिल्डिंग में कई अन्य कंपनियों को अनुमति नहीं दे सकता था जो उसकी कंपनी की सहायक कंपनियां नहीं थीं, और उसके अधीन सभी सहायक कंपनियां पूरी तरह से उसकी कंपनी की होनी चाहिए। हालांकि सान्या को विवान के कहने पर कुछ संदेह था, लेकिन जब उसने देखा कि क्रिस असहमत नहीं लग रहा था तो उसने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इस समय रिसेप्शनिस्ट ने क्रिस की ओर देखा और कहा, सर क्रिस, यह महोदय यहाँ कह रहे हैं कि हम मुफ्त में मंजिलें दे रहे हैं। क्या आप कृपया उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ कोई मुफ्त मंजिलें नहीं हैं? क्रिस एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसने विवान से जल्दी कहा, सर विवान, मुझे खेद है कि मैंने आपको यहाँ के कुछ कर्मचारियों से परिचित नहीं कराया। नित्या, ये सर विवान है, इस बिल्डिंग के मालिक। जैसे ही नित्या ने सुना कि विवान इस बिल्डिंग का मालिक है, वह चौंक गई। उसने सोचा, मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ? जो कोई भी यहाँ मुफ्त मंजिलों की बात कर सकता है वह निश्चित रूप से मालिक होना चाहिए। आखिरकार जब कोई भी प्रबंधन विभाग का सदस्य नहीं होता तो गार्ड उसे कैसे अंदर आने देंगे? जब उसने इस पर विचार किया तो उसकी पीठ पसीने से तर हो गई। उसने विवान के सामने झुककर कहा, मुझे खेद है सर, मेरी अज्ञानता के लिए। इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे नहीं जानती थी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम अच्छे से करो। विवान ने कहा, धन्यवाद सर। नित्या ने सिर हिलाया और फिर अपने डेस्क पर वापस चली गई। सान्या दूसरी ओर हैरान थी। विवान ने उसे पहले बताया था कि उसने ग्रोसरी विभाग में $150 मिलियन से अधिक का निवेश किया है, लेकिन अब अगर इस बिल्डिंग को जोड़ा जाए तो स्थान और डिजाइन को देखते हुए इसकी कीमत आधे बिलियन से अधिक होनी चाहिए। इस बारे में सोचते हुए वह ये सोचने पर मजबूर हो गई कि विवान की असली पृष्ठभूमि क्या थी। ऐसी बिल्डिंग का खर्च उठाने के लिए विवान के पास पर्याप्त धन होना चाहिए था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के पास व्यवसाय चलाने के लिए पैसे हों। लिफ्ट में चढ़ने के बाद वे 7वें मंजिल की ओर बढ़े। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, सान्या ने विवान को एक तरफ खींचा और पूछा, क्या तुमने पूरी बिल्डिंग खरीदी? हाँ, मैंने इसे शनिवार को खरीदा, विवान ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। एक पल बाद उसने आगे कहा, क्या तुम यहाँ ऑफिस स्थानांतरित करने में रुचि रखती हो? इस पल तक सान्या को अभी भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि विवान पूरी तरह से अपने दम पर निर्भर था। और अगर यह सच था तो वह किस परिवार से था कि वह इतनी बड़ी राशि प्राप्त कर सका? उसे एक प्रमुख परिवार से आना चाहिए था, लेकिन जहां उसके परिवार का मुख्यालय था वहां उसने कभी भी उसके नाम के बारे में नहीं सुना। विवान जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जिसकी अद्भुत दिखावट और महत्वाकांक्षा थी, वह निश्चित थी कि उसने उसके बारे में सुना होगा, लेकिन उसने कभी उसके बारे में नहीं सुना। इस पर विचार करते हुए उसने देखा कि इस पल तक विवान ने कभी भी अपना उपनाम नहीं बताया। कुछ क्षण सोचने के बाद सान्या ने सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, मुझे पहले कंपनी की स्थिति को स्थिर करना है। जब कंपनी सही रास्ते पर आ जाएगी तो मैं देख सकती हूँ कि क्या इसे स्थानांतरित करना संभव है। ठीक है, तुम बस एक मंजिल चुन सकती हो और मैं उसे तुम्हारे लिए आरक्षित कर दूंगा, विवान ने कहा। ठीक है, सान्या ने सिर हिलाया और वे क्रिस के पीछे एक मीटिंग रूम में चले गए। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते थे। वहां एक लंबा टेबल था जो सफेद कपड़े से ढका हुआ था। आसपास आयताकार टेबल के चारों ओर कुर्सियां थीं। मुख्य सीट टेबल के एक सिरे पर रखी गई थी। फिर उसके दाईं ओर एक और कुर्सी थी जो थोड़ी साइड में थी। फिर अन्य कुर्सियां थीं। वर्तमान में कमरे में 8 लोग थे, जिनमें नित्या भी शामिल थी। हालांकि नित्या अभी एक प्रबंधक नहीं थी, लेकिन वह जल्द ही उस पद पर होगी जब वह पीले शहर में नई खरीदी गई दुकान में जाएगी और कुछ लोगों को काम पर रखेगी। क्रिस के साथ ये कहा जा सकता था कि वहां 9 प्रबंधक थे। प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक प्रबंधक था। क्रिस इन सभी प्रबंधकों का प्रभारी था, लेकिन जल्द ही एक और प्रबंधक आने वाला था जो सभी का प्रभारी होगा, जिसमें क्रिस भी शामिल था। शायद भविष्य में वह उसे विवान एंटरप्राइज के कई विभागों का सामान्य प्रबंधक बना सकता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, अन्यथा वह किसी को बिना मेहनत के क्यों पदोन्नत करेगा। मुख्य सीट पर बैठने के बाद सान्या उसके दाईं ओर बैठ गई जबकि क्रिस उसके बाईं ओर। हालांकि इसे केवल विभाग के मुख्य सदस्यों की मीटिंग माना जा सकता था, विवान को सान्या की उपस्थिति से कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी चर्चा में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था जो भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा उसे विश्वास था कि चूंकि वे दोनों दुश्मन नहीं थे, वह उस पर हमला नहीं करेगी, है ना। चर्चा मुख्य रूप से इस पर थी कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि शहर में सभी ग्रोसरी सही तरीके से चलें। जब उसने उनके द्वारा दिए गए विचारों को देखा तो उसे लगा कि फिलहाल कुछ भी गलत नहीं था।
सान्या भी कभी कभी कुछ बातें बताती थी जो उसे अच्छी लगती थीं। मीटिंग के अंत में यह तय किया गया कि विज्ञापन किया जाएगा। विवान ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह भविष्य में सार्वजनिक होने से पहले अपने उद्यम की प्रतिष्ठा जमा करना शुरू कर दे। फिर उसने क्रिस को विभाग का बैंक खाता खोलने के लिए निर्देश दिया। उसने पहले इसे भूल गया था, लेकिन अब वह क्रिस को इसे संभालने दे सकता था। मीटिंग खत्म होने के बाद विवान सान्या के साथ बाहर चला गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद उसने पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं कंपनी वापस जाना चाहती हूँ। इस समय बहुत कुछ संभालना है और मुझे डर है कि दमिनी ओवरवेल्म्ड हो जाएगी। कंपनी अगले महीने संचालन शुरू करेगी और अभी भी कुछ और चीजें हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है। सान्या ने जवाब दिया। विवान ने सिर हिलाया। उसे भी पता था कि एक कंपनी को शून्य से शुरू करना समय और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। ये सड़क के किनारे एक स्टॉल शुरू करने जितना सरल नहीं था। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सान्या ने जिज्ञासा से पूछा। मैं बैंक जा रहा हूँ। मुझे प्रबंधक श्री हमन से कुछ चर्चा करनी है, विवान ने जवाब दिया। सान्या ने सिर हिलाया। उसने यह नहीं पूछा कि चर्चा किस बारे में थी, क्योंकि उनके बीच का विश्वास अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। ग्लेज होटल पहुंचने पर पहले से ही दोपहर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक साथ लंच किया। फिर विवान ने सान्या को कंपनी छोड़ दिया। कंपनी का नाम इमिनेंट ब्यूटी था। उसे छोड़ने के बाद विवान ने बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को बैंक बिल्डिंग की ओर चलाया। पार्किंग करने के बाद वह बैंक के लॉबी क्षेत्र में कदम रखा। जैसा कि उसने सोचा था, बैंक लगभग भरा हुआ था। हालांकि सभी सीटें भरी हुई थीं, फिर भी कुछ लोग खड़े होकर इंतजार करने का निर्णय ले चुके थे। विवान ने एक गहरी सांस ली जब वह लिफ्ट में चढ़ा। अगर उसके व्यवसाय के पास इतने ग्राहक होते तो निश्चित रूप से उसे बहुत लाभ होता। कुछ समय बाद लिफ्ट 7वें मंजिल पर खुली। जैसे ही वह इस मंजिल पर पहुंचा, उसने पाया कि वहां 2 लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। विवान को यकीन नहीं था कि अंदर कोई व्यक्ति है या नहीं, लेकिन उसे यह पता था कि जो वह श्री हमन से बात करना चाहता था वह ज्यादा समय नहीं लेगा। इसलिए वह रिसेप्शन की ओर बढ़ा। आइवी अभी भी वहां थी, अपनी सचिव के रूप में काम कर रही थी। जैसे ही वह उसके डेस्क के सामने पहुंचा, उसने पाया कि वह अपने कंप्यूटर पर कुछ काम में व्यस्त थी। जब उसे पता चला कि उसके डेस्क के सामने कोई है, तो उसने बिना अपना सिर उठाए कहा, क्या आप कृपया एक पल इंतजार कर सकते हैं? 5 मिनट में मैं यहाँ खत्म कर दूंगी। आप लॉबी क्षेत्र में इंतजार कर सकते हैं। उसके कहने के तरीके से विवान ने देखा कि ऐसा लगता है कि वह ये कहने की आदी है। मिस आइवी, मुझे श्री हमन से चर्चा करनी है। मुझे नहीं पता कि क्या ये संभव है, विवान ने पूछा। जैसे ही आइवी ने परिचित आवाज सुनी, उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और विवान की ओर देखा। जैसे ही उसने पुष्टि की कि वह वही है, उसने कहा, नमस्ते सर विवान। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। बस एक छोटी सी बात मुझे यहाँ लाए, विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तुरंत श्री हमन को बताऊंगी, आइवी ने कहा और वह हमन के कार्यालय की ओर बढ़ गई। पहले से धन्यवाद, विवान ने कहा और वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे 2 लोगों के पास जाकर बैठ गया। इस समय इन लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लग रहे थे। आखिरकार वे यहाँ आए थे और उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया था। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही विवान आया, उन्होंने देखा कि सचिव का रवैया विवान के साथ बातचीत करते समय उनके मुकाबले बेहतर था। वे व्यवसाय में अनुभवी थे और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि यहाँ आने वाले सभी बड़े लोग होते हैं। और हालांकि विवान युवा दिखता था, उसका स्वभाव उन बर्बाद युवा मालिकों जैसा नहीं था। जिस तरह से वह खुद को पेश कर रहा था और जिस तरह से वह बोल रहा था, ये स्पष्ट था कि वह एक अच्छे परिवार से था। लेकिन एक युवा मालिक उनके साथ कैसे तुलना कर सकता था, जो रियल एस्टेट उद्योग के बड़े नाम थे। अब वे देख रहे थे कि एक जूनियर जो उनके बाद आया था को प्राथमिकता दी जा रही थी। ये स्पष्ट रूप से उन्हें नापसंद था। हे बच्चे, उस सचिव के साथ क्या मामला है? बड़े आंखों वाले आदमी ने विवान से नाखुशी भरे स्वर में पूछा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विवान इस आदमी के इशारे से भ्रमित था। बच्चे, तुम वहां क्या करना चाहते हो कि तुम्हें प्राथमिकता दी जा रही है? एक पतला आदमी पूछता है। मुझे नहीं लगता कि यह कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए, है ना? विवान ने फ्राउन करते हुए जवाब दिया। यहाँ इतना तंग मत रहो, हम सभी यहाँ एक ही काम के लिए हैं। क्या तुम यहाँ अपने कार्ड को अपग्रेड करने आए हो या एक नया लेने? बड़े आंखों वाले आदमी ने पूछा। हालांकि वह यहाँ आने का मुख्य कारण एक कंपनी खरीदने के लिए था, विवान इस अवसर का उपयोग अपने कार्ड को अपग्रेड करने के लिए भी करेगा। हाँ, मुझे लगता है, विवान ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें हमसे तुलना में इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? हम यहाँ आधे घंटे पहले आए थे, लेकिन हमें अभी तक अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अब जब तुम यहाँ आए हो तो सचिव ने तुम्हें अंदर जाने का निर्णय लिया। पतला आदमी पूछता है। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं यहाँ अपग्रेड के लिए आया हूँ।
प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, ये सवाल तुम सचिव से पूछ सकते हो। विवान ने जवाब दिया और उन्हें अनदेखा करने का निर्णय लिया। पतला आदमी और बड़े आंखों वाला आदमी फ्राउन करते हुए अपने चेहरे को अंधेरा कर दिया। विवान स्पष्ट रूप से उनसे छोटा था और एक बात जो उन्हें पता थी वह ये थी कि वे बड़े लोग थे। वे अमीर थे और युवा पीढ़ी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कभी भी उनके साथ इस तरह से बात करने की हिम्मत की हो। ये स्पष्ट रूप से पहली बार था जब ऐसा हुआ था। वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए बड़े आंखों वाले आदमी ने तुरंत पलटकर कहा, बच्चे, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे उलझने की हिम्मत करोगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी इस शहर में एक नरक बन जाए। विवान ने पूरी तरह से उसे अनदेखा कर दिया और सोचा, यहाँ के लगभग हर व्यक्ति के लिए जब वह धमकी देता है तो वह कहता है कि मेरी जिंदगी यहाँ अच्छी नहीं होगी। क्या यहाँ मेरी जिंदगी में कुछ है, या ये शब्द बच्चों को डराने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। विवान को लगा कि यह आदमी गंभीर नहीं है। अगर यह रॉय परिवार था जो उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था तो उसे निश्चित रूप से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब तक कि वह खुद को मजबूती से स्थापित नहीं कर लेता। लेकिन छोटे परिवार जैसे चटर्जी परिवार और इस आदमी के लिए जिसे वह नहीं जानता था, उसे कोई चिंता नहीं थी। उनके पास केवल इस शहर में अपने संबंध थे, लेकिन इस शहर के बाहर उनके संबंध कमजोर थे। यही चीज उन्हें रॉय परिवार से अलग करती थी, जिसका प्रभाव 3 शहरों में फैला हुआ था, जिसमें क्रिस्टल सिटी मुख्य आधार था। जब देखा कि विवान ने उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया तो आदमी उसे गालियां देने ही वाला था कि तभी हमन के कार्यालय का दरवाजा खुला और हमन उत्साहित चेहरे के साथ बाहर निकले। उन्होंने चारों ओर देखा और उनकी नज़र विवान पर टिक गई। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वह तेजी से आगे बढ़े और हाथ मिलाने के लिए बढ़े। सर विवान, आप यहाँ हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप वापस आएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। विवान खड़ा हुआ और हमन का हाथ मिलाया। हालांकि हमन उत्साही थे, विवान ने शांत स्वभाव बनाए रखा। उसने जवाब दिया, सर हमन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको अपग्रेड करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। हालांकि उसके खाते में 10 अरब रुपये थे, वह घमंडी नहीं हुआ। उसे पता था कि भविष्य में उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता होगी। एक अच्छा उदाहरण इस दिन था जब वह हमन से एक अच्छी कंपनी खरीदने के लिए सिफारिश करने के लिए चाहता था। हालांकि वह सान्या से इसके बारे में पूछ सकता था क्योंकि वह एक अच्छे परिवार से लगती थी। वह किसी महिला पर निर्भर नहीं होना चाहता था अगर यह आवश्यक नहीं था। इसके अलावा वे केवल पिछले रात ही एक दूसरे से मिले थे। उसने पहले ही एक प्रबंधक के लिए पूछा था। अगर वह फिर से अन्य चीजों के लिए पूछता तो उसे यकीन था कि चीजें कुछ जटिल हो जाएंगी। दूसरी ओर हमन वह व्यक्ति था जिसने व्यवसाय के क्षेत्र में उसके साथ सहयोग किया था। वह अपनी बैंक का उपयोग कर रहा था और भविष्य में चुकाने के लिए थोड़ी मदद मांगने में कोई समस्या नहीं थी, है ना? हा, तुम सही हो। तुम केवल शनिवार को यहाँ थे। मैंने सोचा था कि तुम कम से कम आधे साल बाद यहाँ आओगे। किसे पता था कि तुम 2 दिनों में यहाँ आ जाओगे? हमन ने हंसते हुए कहा और विवान का हाथ छोड़ दिया। जितना अधिक विवान बचाएगा उतना ही बेहतर उसका कार्य रिपोर्ट होगा। इसके अलावा विवान अपने खाते को अपग्रेड करने के लिए उसकी शाखा का उपयोग कर रहा था। ये सब उच्च अधिकारियों द्वारा देखा जाएगा और अंत में वे देखेंगे कि उसने एक अच्छे ग्राहक को बनाए रखा है। इसलिए उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी या उसे पदोन्नत किया जा सकता है। जो 2 लोग इंतजार कर रहे थे वे हमन को अपने कार्यालय से बाहर निकलते देखकर हैरान थे। जब उन्होंने देखा कि वह विवान के प्रति कितना उत्साही था तो वे और भी चौंक गए। इस पल में उनके पीठ पर पसीना बह रहा था, ये सोचते हुए कि वे विवान के साथ पहले कैसे व्यवहार कर रहे थे। विवान को इस तरह से फ्लायर्स बैंक के प्रबंधक द्वारा व्यवहार किया जाना, हालांकि यह केवल एक शाखा थी, ये दिखाता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वे ठेस नहीं पहुंचा सकते थे। आखिरकार हमन ने कभी भी उनके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया था, बल्कि इसके विपरीत। उन्हें हमन के सामने झुकना पड़ता था, लेकिन वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि हमन ने विवान के मुकाबले उन्हें अलग व्यवहार दिया। आखिरकार वे पहले यहाँ आए थे और हमन आधे घंटे से अधिक समय तक अपने कार्यालय में बंद रहे बिना उनकी प्रतिक्रिया किए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि विवान यहाँ है, वह उत्साह से बाहर निकल आए। वे ये भी महसूस कर सकते थे कि हमन को विवान के प्रति कुछ सम्मान था जो उन्हें गुस्सा दिला रहा था। नमस्ते सर हमन, क्या आप पहले हमारी मदद कर सकते हैं? आखिरकार हम पहले आए थे, बड़े आंखों वाले आदमी ने अपनी आवाज को दबाते हुए कहा। हमन विवान को अपने कार्यालय में आमंत्रित करने ही वाले थे कि वह बाधित हो गए। स्पष्ट रूप से उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब वह कुछ महत्वपूर्ण कर रहे थे तो उन्हें बाधित किया जाए। उन्होंने बड़े आंखों वाले आदमी और उसके बगल में खड़े पतले आदमी की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान किया है। तुम सभी जानते हो कि बैंक के नियम क्या हैं। मैं तुम्हारे खातों में पर्याप्त जमा राशि के बिना तुम्हारा कार्ड अपग्रेड नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम केवल अपग्रेड चाहते हो ताकि तुम एक ऋण ले सको। ये काम नहीं करेगा।
हमन ने कहा और फिर विवान की ओर मुड़कर कहा, सर विवान, चलो कार्यालय के अंदर बात करते हैं। सर हमन, क्या हम केवल एक समझौता करने जा रहे हैं? तुम जानते हो कि रियल एस्टेट उद्योग के बारे में ये हाल ही में अच्छा कर रहा है क्योंकि घरों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जब हमें पैसे मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से उच्चतम ब्याज के साथ ऋण चुका देंगे। पतला आदमी जल्दी से बोला जब उसने देखा कि हमन जा रहे हैं। ये लोग हमन से यहाँ एक उच्च स्तर के कार्ड, एक काले कार्ड को प्राप्त करने में मदद करना चाहते थे। इसे प्राप्त करने के बाद वे तुरंत बैंक से ऋण लेना चाहते थे। चूंकि यह सब हमन की स्वीकृति के तहत होगा, अगर उच्च अधिकारी इस बारे में जान जाते और यह जोड़ी समय पर ऋण चुकाने में विफल रहती तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते। अब जब विवान यहाँ था तो उसे अपने करियर को जोखिम में डालने वाली कुछ चीज़ों की परवाह क्यों करनी चाहिए? मिस आइवी, कृपया मेहमानों को बाहर भेज दें, हमन ने आइवी से कहा, जो अभी अपने डेस्क पर वापस आई थी। जी सर हमन, आइवी ने जवाब दिया। कार्यालय में पहुंचने के बाद विवान को बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद हमन ने पिछले रात 10 अरब रुपये जमा करने के लिए विवान का धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने तुरंत तैयार किया गया अपग्रेड कार्ड सौंपा, जबकि विवान ने काला कार्ड वापस किया। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाले विशेषाधिकारों का भी अपडेट दिया गया। ये पिछले वाले से बेहतर थे। अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि 10 अरब रुपये निर्धारित की गई थी। वैसे सर हमन, मैं सुरक्षा उद्योग में प्रवेश करना चाहता था। आज यहाँ आने का मुख्य कारण ये था कि क्या आप मुझे एक सिफारिश कर सकते हैं? मैं इसे पूरी तरह से खरीदना चाहता हूँ, विवान ने कार्ड के मामले को अलग रखते हुए कहा। हमन विवान के अनुरोध से चौंक गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि विवान उनके प्रति इतना उच्च विचार रखता है। लेकिन अब जब उन्हें अवसर मिला तो वह इसे दोनों हाथों से पकड़ने के लिए तैयार थे ताकि भविष्य में उनके बीच संबंध बेहतर हो सके। हा, मैं समझता हूँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरे पास एक दोस्त है जो एक सुरक्षा कंपनी का मालिक है। संयोग से वह इसे बेचना चाहता है। प्रदर्शन अच्छा है, बस वह उद्योग बदलना चाहता है और उसे पूंजी की कमी है। अन्यथा वह इसे नहीं बेचेगा, हमन ने चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब विवान ने ये शब्द सुने तो वह राहत और उत्साह दोनों महसूस कर रहा था। ये बिल्कुल सही था, अच्छा प्रदर्शन और साथ ही मालिक इसे बेचने जा रहा था। इसलिए उसने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, पहले से धन्यवाद सर हमन। क्या मैं जान सकता हूं कि यह कौन सी कंपनी है? इसका नाम सेफ्टी एनफोर्सर्स है, हमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही विवान ने सेफ्टी एनफोर्सर्स का नाम सुना वह काफी हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हमन जिस दोस्त की बात कर रहा था वह सेफ्टी एनफोर्सर्स का मालिक होगा। सेफ्टी एनफोर्सर्स कोई छोटी कंपनी नहीं थी, ये देश में एक मध्यम आकार की सुरक्षा कंपनी थी। ये पहले से ही कई शहरों में फैल चुकी थी। कुल मिलाकर इसका प्रभाव 7 से अधिक शहरों में फैल चुका था। ये पहले से ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह कोई छोटी कंपनी नहीं थी। हालांकि विवान हैरान था, लेकिन वह इस बात से हैरान नहीं था कि हमन का ऐसे बड़े नामों के साथ संबंध था। आखिरकार वह बैंक का प्रबंधक था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह देश में मौजूद कई बड़े लोगों के साथ बातचीत करेगा जब तक वे बैंक में आते हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अगर वह इसे बेचने के लिए तैयार है तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, विवान ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। दूसरी ओर हमन ने तुरंत खुश होने का इजहार किया। इस स्थिति में वह एक ब्रोकर की तरह था। उसके दोस्त ने कहा था कि वह अपनी कंपनी बेचना चाहता है ताकि वह उस नए उद्योग के लिए अधिक पूंजी प्राप्त कर सके जिसमें वह शामिल हो रहा था। बेशक ऐसे व्यक्ति का उद्योग बदलने का निर्णय लेना एक पल की सोच पर नहीं होता। अगर वह ऐसा व्यक्ति होता तो वर्तमान सुरक्षा कंपनी निश्चित रूप से विफल हो गई होती। अगर हमन विवान को कंपनी खरीदने के लिए मना लेता तो न केवल उसने अपने दोस्त का एक एहसान किया होता बल्कि विवान का भी। इस तरह वह दोहरा लाभ प्राप्त कर रहा था। यही कारण था कि उसने उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाए। हालांकि वह आमतौर पर एक चालाक व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह अपने सामने आए लाभ के अवसर को जाने नहीं देता। अगर वह बिना दुश्मन बनाए इसे हासिल कर सकता था तो वह क्यों हिचकिचाए? ठीक है सर विवान, मैं तुम्हें संपर्क विवरण दूंगा ताकि तुम अपने फुर्सत के समय में उससे संपर्क कर सको। लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जल्द से जल्द हो ताकि तुम कंपनी को खरीद सको इससे पहले कि वह इसे बेच दे। मैं उसे पहले से कॉल करके तुम्हारे बारे में बता दूंगा, हमन ने विवान की ओर देखते हुए कहा। हालांकि विवान काफी युवा था, उत्साहित हमन को देखकर उसे पता था कि वह इस डील से लाभान्वित होने वाला है। लेकिन उसे परवाह नहीं थी क्योंकि उसे कुछ भी खोने वाला नहीं था। इसलिए उसने तुरंत सहमति जताई और हमन से संपर्क विवरण ले लिया। कुछ समय बाद बातचीत करने के बाद विवान ने अंततः जाने का निर्णय लिया। वह सुरक्षा कंपनी के मालिक से संपर्क करेगा जब वह घर वापस जाएगा। पहले से ही दोपहर हो चुकी थी और उसके पास अभी भी अन्य काम थे। उत्साही हमन द्वारा कार्यालय से बाहर एस्कॉर्टेड होने के बाद विवान लिफ्ट में चढ़ा और ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ा।
वहां पहुंचने पर उसने पाया कि फ्लो पहले की तरह व्यस्त था जैसे वह अंदर आया था। लंबी कतार में खड़े ग्राहकों की बड़ी संख्या को देखकर विवान की आंखों में लालच की एक झलक चमकी। उसने सोचा कि कब उसका ग्रोसरी विभाग भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खरीदारी के लिए आकर्षित करेगा। वहां मौजूद हर व्यक्ति कम से कम 100 रुपये का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरे शब्दों में, जब तक उसके ग्रोसरी में आने वाले लोग कम से कम 1 रुपया खर्च करते, सिस्टम के साथ ये 100 रुपये में गुना हो जाता। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उससे पैसे की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वर्तमान में उसके खाते में 10 अरब रुपये से अधिक थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह जो उद्यम शुरू कर रहा था उसे और अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं थी। एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड केवल थोड़े से पैसे से नहीं बनाया जा सकता। अगर वह वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाना चाहता था तो उसके खाते में 10 अरब रुपये कुछ भी नहीं थे। अपने सिर को झटकते हुए विवान ने बिल्डिंग से बाहर निकलकर गाड़ी चलाना शुरू किया। वह प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस में वापस जाना चाहता था ताकि वह अगले कदमों को व्यवस्थित कर सके। रास्ते में उसका फोन अचानक बज उठा। परिचित नंबर देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। नमस्ते सर विवान। फोन के दूसरी ओर इवांस की आवाज आई। हालांकि विवान को यकीन नहीं था कि इवांस ने उसे क्यों कॉल किया, उसने फिर भी दूसरी पार्टी का अभिवादन किया। इसके बाद उसने कॉल का कारण पूछा। सर विवान, जो कारें आपने पहले ऑर्डर की थीं, वे सभी आ गई हैं। मैं डिलीवरी स्थान के बारे में पूछ रहा था। क्या मुझे उन्हें महल में डिलीवर करना चाहिए या कहीं और? अगर मुझे कहीं और डिलीवर करना है तो आप मुझे स्थान भेज सकते हैं, इवांस ने कहा। जैसे ही विवान ने सुना कि उसकी पहले ऑर्डर की गई कारें डिलीवर होने वाली हैं, उसकी भौहें थोड़ी उठ गईं। उसने सोचा था कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा। ये पता चला कि बेंटले कंपनी अपने काम में काफी तेज थी। उन्होंने पहले ही कारों को फिर से रंग दिया था और विवान द्वारा भेजे गए लोगों को जोड़ दिया था। सभी कारें जो उसने ऑर्डर की थीं, उन्हें फिर से रंगा गया था और उन पर अतिरिक्त जीडी का लोगो था। विवान ने तय किया था कि ग्रोसरी विभाग से संबंधित सभी चीजें हरी रंग की होंगी। कुछ समय सोचने के बाद विवान ने सभी कारों को महल में डिलीवर करने का निर्णय लिया। आखिरकार महल में एक बड़ा पार्किंग क्षेत्र था जो सभी खरीदी गई कारों को समायोजित कर सकता था। हालांकि उद्यम पहले से ही चल रहा था, वर्तमान में इसमें केवल एक विभाग था। इसलिए सभी खरीदी गई कारों का उपयोग नहीं किया जाएगा। भले ही वह ग्रोसरी विभाग के उच्च प्रबंधन को एक कार देने का निर्णय ले, फिर भी 10 से अधिक कारें बचेंगी। इस बारे में सोचते हुए उसने तुरंत तय किया कि जब इस शहर में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो वह ग्रोसरी विभाग के सामान्य प्रबंधक को दूसरे शहर में प्रभाव फैलाने देगा। हालांकि वह ये खुद कर सकता था, उसके पास अभी भी अन्य काम थे। इसलिए अगर वह ग्रोसरी विभाग के उच्च प्रबंधन का उपयोग करके विस्तार कर सकता था तो वह बिना हिचकिचाहट ऐसा करेगा। सान्या के शब्दों से विवान जानता था कि वह सामान्य प्रबंधक जिसे वह नियुक्त करने जा रहा था, निश्चित रूप से बिना ज्यादा निगरानी के व्यवसाय का विस्तार करने की क्षमता रखेगा। आखिरकार उसे सान्या द्वारा सिफारिश की गई थी। फोन पर बात खत्म करने के कुछ समय बाद विवान महल पहुंच गया। उसने देखा कि उसके गेट के सामने कई ट्रक खड़े थे और लोगों से वह पहले ही बता सकता था कि वे बेंटले के थे। विवान ने तुरंत अपने माथे पर हाथ मारा, ये सोचकर कि उसने गार्डों को ट्रकों को परिसर में आने की अनुमति देने के लिए सूचित नहीं किया। सुरक्षा कंपनी की नीति के अनुसार वे परिसर में किसी को भी तब तक नहीं आने देंगे जब तक कि मालिक द्वारा अनुमति न दी जाए। यही कारण था कि हालांकि बाहर के ट्रक बेंटले के थे, गार्डों ने उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी थी। विवान गेट की ओर बढ़ा और उससे पहले कि वह वहां पहुंचता, गेट खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने गार्डों को ट्रकों को परिसर में आने का संकेत दिया। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को गराज में पार्क करने के बाद वह नीचे उतरा और उन ट्रकों को देखा जो परिसर में आए थे। इवांस एक ट्रक से बाहर निकला और उसकी ओर बढ़ा। विवान ने उसे सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह ट्रकों से कारें उतार दे। ये जानना जरूरी है कि विवान ने 20 से अधिक कारें खरीदी थीं और वे इस समय डिलीवर की जा रही थीं। इसलिए वर्तमान में उसके परिसर में 5 से अधिक ट्रक थे। सटीक रूप से वहां 8 ट्रक थे। प्रत्येक ट्रक में 3 कारें थीं, सिवाय एक के जिसमें एक थी। एक एक करके बेंटले की दुकान के कर्मचारी कारों को उतारने लगे। विवान ने गराज की ओर इशारा किया और जो कारें उतारी जा रही थीं उन्हें वहां पार्क किया गया। बेशक गराज एक साथ 20 से अधिक कारों को समायोजित नहीं कर सकता था, इसलिए अन्य कारें गराज के बाहर पार्क की गईं। अच्छी बात यह थी कि महल का परिसर बहुत बड़ा था। वहां एक बड़ा स्थान था जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स थीं। इसलिए हालांकि कारें गराज के बाहर पार्क की गई थीं, उन्होंने महल की हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचाया। सभी कारें चूने के हरे रंग में रंगी हुई थीं। जैसे ही वे पंक्तियों में पार्क की गईं, उन्होंने एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। विवान उन्हें देखकर प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार न केवल कारें नई थीं जो दोपहर की धूप में चमक रही थीं, बल्कि उनका हरा रंग महल परिसर की हरियाली के साथ मेल खा रहा था। जैसे ही सभी कारें उतारी गईं, इवांस ने विवान को रसीद सौंप दी।
विवान ने अपने हाथ में रसीद को देखा और फिर उन 23 कारों की ओर देखा जो पार्क की गई थीं। जैसे ही उसने देखा कि कारों में कुछ भी गलत नहीं था, उसने सिर हिलाया। चूंकि उसने 24 बेंटले बैंटाएगास खरीदी थी, वह ग्रॉसरी विभाग के लिए तैयार था। उसने अपने फ़ोन से शंभू से संपर्क करने के लिए निकाला। दूसरी बेंटले को यहाँ डिलीवर किया जाना था ताकि इवांस उसे वापस ले जाकर फिर से रंग सके और लोगो लगा सके। कॉल करने के बाद विवान ने इवांस और अन्य लोगों का महल में स्वागत किया। इन लोगों ने 20 से अधिक कारें उतारने में कड़ी मेहनत की थी, इसलिए उन्हें आराम करने की जरूरत थी। इसी कारण वे शंभू का इंतजार करते हुए आराम कर सकते थे। बेशक चूंकि उसके पास कोई नौकरानी नहीं थी, विवान रसोई में गया और इवांस और अन्य लोगों के लिए कॉफ़ी बनाई। जैसे ही उन्होंने कॉफ़ी की चुस्की ली, उन्होंने इस और उस बारे में बातचीत की। इस दौरान विवान ज़्यादातर उनकी बातें सुनता रहा। वह ज़्यादा बोलने के लिए अभ्यस्त हो गया था। आखिरकार रॉय परिवार के महल में भले ही वह दूसरों से बात करना चाहता था, लेकिन कौन उससे बात करता। उन्होंने उसे बहिष्कृत कर दिया था। नतीजतन वह केवल आवश्यक होने पर ही बोलने के लिए अभ्यस्त हो गया था। लगभग 20 मिनट बाद शंभू आया। वह महल के परिसर में खड़ी कारों की पंक्तियों को देखकर चकित रह गया। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसे तुरंत पता चल गया कि ये वही कारें हैं जो विवान ने पहले ऑर्डर की थीं। आखिरकार वह उन कारों पर वही लोगो देख सकता था जो दुकानों पर रंगा गया था। विवान के सोचने के तरीके से वह मंत्रमुग्ध हो गया। आखिरकार इतने सारे वाहन अपने अधीनस्थों के लिए खरीदने का निर्णय लेना कोई साधारण बात नहीं थी, खासकर जब वे कंपनी के शुरुआती चरण में थे। यहाँ तक कि चटर्जी कॉर्पोरेशन के पास भी कुछ ही कारें थीं जो कंपनी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाती थीं। इसका मतलब यह नहीं था कि वे गरीब थे, बस उन्होंने सोचा कि यह आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर विवान ने एक अपार्टमेंट खरीदा था जहां पीले सड़क और अल्पाइन सड़क के कर्मचारी रह सकते थे। हालांकि उसने जो अपार्टमेंट खरीदा था वहां की दुकानें एक दूसरे से दूर नहीं थीं। विवान ने उन्हें बेंटले बैंटाएगा का उपयोग करने की अनुमति दी थी। अपने विचारों से बाहर निकलते हुए शंभू तुरंत महल की ओर दौड़ा। उसे लगभग ये भूल गया था कि वहां लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब वह यहां आया था, फिर भी वह महल को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ओह, शंभू यहाँ है, विवान ने कहा जैसे ही उसने शंभू को महल में प्रवेश करते देखा। इवांस, जो अपने कुछ अधीनस्थों के साथ बातचीत कर रहा था, तुरंत रुक गया। वह खड़ा हुआ और विवान को अलविदा कहा। इसके साथ वह अपने अधीनस्थों के साथ चला गया। जब वे दोनों बचे तो ऐसा लग रहा था कि शंभू के पास विवान से कहने के लिए कुछ था। क्या है? बस इसे जोर से कह दो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, विवान ने कहा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के एक पल बाद शंभू ने अंततः बोला, बॉस, कोई ऐसा है जो दुकानों के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह मेरे तीसरे चाचा होना चाहिए। जैसे ही विवान ने सुना कि कोई उसके द्वारा खोली गई दुकानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, उसकी भौहें चढ़ गईं। एक हफ्ता केवल आज खत्म होने वाला था और फिर भी कोई परेशानी पैदा कर रहा था। और जैसे ही उसने सुना कि यह शंभू का तीसरा चाचा हो सकता है, उसकी भौहें और भी चढ़ गईं। वह सोचने लगा कि क्या कभी उसने चटर्जी परिवार के किसी सदस्य को नाराज किया था। तुम्हारा तीसरा चाचा कौन है? विवान ने लंबे समय तक सोचने के बाद पूछा। मेरे तीसरे चाचा का नाम भूपेंद्र है, शंभू ने ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि वह पिछले 5 वर्षों से परिवार के प्रभाव का उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी उसके पास कोई था जो उसे परिवार में हो रही घटनाओं की जानकारी देता था। इसलिए हालांकि जो गैंगस्टर परेशानी पैदा कर रहे थे वे ज्यादा स्पष्ट नहीं थे, वह निश्चित था कि वे लगभग 1 हफ्ते में सक्रिय हो जाएंगे। जो जानकारी उसे मिली थी उसके अनुसार ये गैंगस्टर का समूह उसके तीसरे चाचा द्वारा हायर किया गया था। लेकिन इस पल तक केवल एक समस्या थी कि उसे यह नहीं पता था कि इसके पीछे का कारण क्या था। जैसे ही शंभू ने भूपेंद्र का नाम लिया, विवान को अचानक शनिवार को हुई घटना याद आ गई। उस दिन जब वह बिल्डिंग की जांच करने गया था तब उसने भूपेंद्र से मुलाकात की थी, जो धमकियां और गालियां दे रहा था। उस आदमी ने उसकी ओर उंगली उठाई थी और विवान ने उसे डिसलोकेट कर दिया था। इस बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि क्या ये कारण था कि उसने उसके लिए समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया, या क्या ये बिल्डिंग खरीदने से संबंधित था। अगर शंभू ने उस आदमी का जिक्र नहीं किया होता तो विवान उसे पहले ही भूल चुका होता। सोचने के बाद उसने सोचा कि इस पल में उसे उत्तर नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने इस मामले को फिलहाल के लिए अलग रखने का निर्णय लिया। चूंकि यह आदमी चटर्जी परिवार से था, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह विवान की पहचान की जांच कर सकता था। जहां तक उसे मिली जानकारी का सवाल था, विवान को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। चूंकि वह रॉय परिवार का सदस्य नहीं था, केवल 1 हफ्ते पहले यहाँ जो जानकारी उसने प्रकट की थी वही मिल सकती थी। अब जब उन्होंने उसके स्टोर में गैंगस्टर भेजना शुरू कर दिया था तो यह स्पष्ट था कि यह आदमी चालाकी से खेलना चाहता था। विवान इसे आसानी से नहीं जाने वाला था।
वह सुरक्षा कंपनी के मुद्दे को जल्दी से निपटाना चाहता था। इस तरह उसने निर्णय लिया कि वह जितनी जल्दी हो सके दूसरी पार्टी को कॉल करेगा। इस विचार के साथ उसने शंभू की ओर देखा और कहा, इसकी चिंता मत करो। जब तक वह सीमा को पार नहीं करता, हम छोटे गैंगस्टरों से निपट सकते हैं। शंभू ने सिर हिलाया। आखिरकार वह जानता था कि यह मामला उसके परिवार से भी संबंधित था। भूपेंद्र चटर्जी परिवार का सदस्य था। अगर विवान ने उसे वापस लेने का निर्णय लिया तो वह निश्चित रूप से उन कंपनियों पर हमला करेगा जो उसके अधीन थीं। लेकिन भूपेंद्र जिस पद पर था वह चटर्जी कॉरपोरेशन की एक कंपनी का सीईओ था। अगर विवान ने कंपनी पर हमला किया तो वह निश्चित रूप से चटर्जी परिवार पर हमला कर रहा होगा। आखिरकार ये चटर्जी परिवार और विवान के बीच युद्ध में बदल जाएगा। हालांकि विवान वर्तमान में अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध में नहीं था। पिछले हफ्ते में उसके कार्यों के साथ ये स्पष्ट था कि उसके पास एक बड़ा बैकग्राउंड था जो रॉय परिवार नहीं था। आखिरकार वह पैसे कैसे प्राप्त करेगा, लाखों रुपये खर्च करने के लिए, इस तरह से काम करने के लिए। ये स्पष्ट था कि यह असंभव था कि वह एक बर्बाद करने वाला हो, ये देखते हुए कि वह जो कुछ भी कर रहा था उसका दीर्घकालिक लाभ था। हालांकि उसने एक साथ इतनी सारी कारें खरीदी थीं, फिर भी यह उसके पैसे के प्रवाह को प्रभावित नहीं करता था। थोड़ी देर और बात करने के बाद शंभू यहाँ खड़ी एक कार के साथ चला गया। विवान ने फिर तय किया कि वह क्रिस को कॉल करेगा ताकि वह अन्य प्रबंधकों के साथ आए और एक कार चुने जो उनके द्वारा उपयोग की जाएगी। वह कॉल करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। अनजान नंबर देखकर विवान ने एक पल के लिए भौहें चढ़ाईं। उसने सोचा कि उसे कॉल करने वाला कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने कॉल रिसीव किया। जैसे ही कॉल जुड़ा, एक महिला की आवाज आई, नमस्ते, क्या ये सर विवान है? हाँ, ये है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? विवान ने पूछा। मैं शीतल हूँ। मिस सान्या ने मुझे आपका फ़ोन नंबर दिया और बताया कि आपको एक प्रबंधक की आवश्यकता है। महिला ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ से विवान को आत्मविश्वास और अपेक्षा का अनुभव हुआ। लेकिन जो चीज़ उसे आश्चर्यचकित कर रही थी वह ये थी कि दूसरी पार्टी ने उसे कॉल किया। उसने सोचा था कि वे अगले दिन इस मुद्दे पर बात करेंगे। किसे पता था कि वह पहले ही कॉल कर देगी। ओह, नमस्ते मिस शीतल। ये सच है कि मुझे एक प्रबंधक की आवश्यकता थी। यह एक विभाग का सामान्य प्रबंधक का पद है। ये पहले से ही स्थिर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें अभी भी समायोजित करने की आवश्यकता है। विवान ने कहा। ओह, मैं समझ गई। क्या कोई आवश्यकताएं हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है? शीतल ने पूछा। उसकी आवाज में खुशी की एक झलक थी। ठीक है, चूंकि यह सान्या थी जिसने तुम्हें सिफारिश की थी, मैं मानता हूं कि तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा होगा। नतीजतन मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद काम करना शुरू कर सकती हो। विवान ने जवाब दिया। सान्या से शीतल के बारे में जो विवरण उसे मिले थे उनके अनुसार उसे लगा कि वह अच्छी है। यह उस व्यक्ति की विशेषता थी जो एक विभाग का प्रबंधन कर सकता था। आखिरकार वह किसी अनिर्णायक व्यक्ति को अपने लिए व्यवसाय प्रबंधित करने के लिए नहीं ले सकता था, लेकिन अगर वह खराब प्रदर्शन करती है तो उसे निकालने का मुद्दा भी था। वह बिना किसी कारण के अनावश्यक नुकसान नहीं उठाना चाहता था। ठीक है, मैं समय पर वहां पहुंचूंगी। तो हम अनुबंध के मुद्दे पर कब चर्चा कर सकते हैं? शीतल ने पूछा। कल सुबह लगभग 9 बजे। मैं मानता हूं कि तुम सोमेश्वर शहर आ रही हो, तो चलो बिजनेस ओवरलॉर्ड बिल्डिंग 7वें फ्लोर पर मिलते हैं। विवान ने कहा। ठीक है, मैं समय पर वहां पहुंचूंगी, शीतल ने जवाब दिया और फिर विवान ने कॉल काट दिया। अब जब एक मुद्दा हल हो गया था तो उसके लिए सुरक्षा कंपनी पर ध्यान देने का समय था। अपने संपर्क सूची को स्क्रॉल करते हुए उसने वह संपर्क पाया जो हमन ने उसे दिया था। सेफ्टी एनफोर्सेस के मालिक का नाम एडविन था, इसलिए विवान ने तुरंत कॉल किया। कुछ समय बाद कॉल रिसीव हुआ और एक भारी पुरुष की आवाज आई। नमस्ते, कौन बोल रहा है? नमस्ते, मैं विवान हूँ। मिस्टर एडविन, मुझे मिस्टर हमन ने आपका संदर्भ दिया, विवान ने जवाब दिया। विवान ने तुरंत एक कॉल की। कुछ ही समय बाद कॉल रिसीव हुई और एक भारी पुरुष आवाज आई। नमस्ते, कौन बोल रहा है? नमस्ते, मैं विवान हूँ। श्री एडविन, मुझे श्री हमान ने आपका नाम बताया, विवान ने जवाब दिया। ओह, वो आदमी। खैर, उसने मुझे आपके बारे में बताया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मेरी कंपनी में रुचि रखते हैं? एडविन ने पूछा। हालांकि हमान ने विवान के बारे में उसे पहले ही बताया था, फिर भी उसे कुछ संदेह था। आखिरकार जिस आवाज से वह बात कर रहा था वह बहुत युवा थी। हालांकि उसकी कंपनी केवल एक मध्यम आकार की थी, इसका मतलब यह नहीं था कि यह सस्ती थी। आखिरकार ये ध्यान में रखना आवश्यक था कि वह कंपनी के साथ साथ संपत्तियों, कर्मचारियों और पहले से हस्ताक्षरित अनुबंधों को भी बेच रहा था। दूसरे शब्दों में, जब विवान कंपनी का अधिग्रहण करेगा तो वह इसे उसी तरह चलाएगा।
वह इसमें बदलाव कर सकता था, लेकिन अगर बदलाव बड़े नहीं थे तो इससे कंपनी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपकी कंपनी में रुचि नहीं रखता। सच तो यह है कि मैं सुरक्षा उद्योग में प्रवेश करना चाहता था और एक कंपनी की तलाश कर रहा था जिसे मैं खरीद सकूं। अंततः आपकी कंपनी का नाम श्री हमान ने मुझे बताया, विवान ने ईमानदारी से जवाब दिया। एक कार्यालय के अंदर एडविन की भौहें तब चिढ़ गईं जब उसने विवान के शब्द सुने। फिर उसने अपने आप से सोचा, अगर आप रुचि नहीं रखते तो आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या आप इसे खरीदने में रुचि नहीं रखते? ये तो रुचि ही कहलाएगा। अपने आप को शांत करने के बाद उसने तुरंत जवाब दिया, यह अच्छा है कि आप ईमानदार हैं श्री विवान। तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या आप सिर्फ पूछ रहे हैं? विवान ने सुना कि दूसरी पार्टी की आवाज में थोड़ी अधीरता थी। उसने सोचा कि उसने क्या गलत कहा जिससे दूसरी पार्टी का उसके प्रति विचार गिर गया। इससे परे उसने जवाब दिया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। और मेरा मतलब है खरीदना। तो क्या हम अनुबंध पर चर्चा कर सकते हैं? विवान ने पूछा। विवान के शब्द सुनकर एडविन का चेहरा थोड़ी देर के लिए हल्का हुआ, लेकिन उसकी कंपनी जैसे बड़े मुद्दे को फोन पर चर्चा करना उचित नहीं था। इसलिए यह अच्छा होगा अगर वे आमने सामने मिल सकें। इस तरह वे एक समझौते पर पहुंच सकते थे और उसी क्षण हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे। इसलिए उसने पूछा, क्या हम इस पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं? हम कहाँ मिल सकते हैं? आप स्थान और समय दोनों तय कर सकते हैं, विवान ने जवाब दिया। कुछ पल सोचने के बाद एडविन ने कहा, क्या आप वेंचर सिटी आ सकते हैं? विवान ने कुछ पल सोचा और सहमति दी। उसके पास एक यूरोकॉप्टर था जो पार्किंग में था। वह इसका उपयोग कर सकता था। हालांकि वह इसे उड़ाना नहीं जानता था, लेकिन वह किसी को ढूंढ सकता था जो ऐसा कर सके। मिलने के समय पर सहमति के बाद विवान ने कॉल समाप्त कर दी। फिर वह वहां बैठा रहा, सोचते हुए कि उसे अगला क्या करना चाहिए। कुछ समय सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि उसे इस सुरक्षा कंपनी के बारे में डेटा चेक करना चाहिए। उसके पास कोई लैपटॉप नहीं था। जो लैपटॉप उसके पास था वह टूट गया था। बेशक ये टूटना कोई साधारण बात नहीं थी, है ना? यह उसके सौतेले भाई बहनों का काम था। अच्छी बात यह थी कि उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर होती तो उसके पास बैकअप था। चूंकि लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, उसने एक और खरीदने का निर्णय नहीं लिया ताकि पैसे बचा सके। आखिरकार उस समय लैपटॉप का कोई उपयोग नहीं था, लेकिन अब जब वह एक उद्यम लेने जा रहा था तो उसके लिए लैपटॉप होना महत्वपूर्ण होगा। इसलिए उसने एक ऑनलाइन दुकान में प्रवेश किया और सबसे अच्छे लैपटॉप का ऑर्डर दिया जो उसे मिल सका। बेशक सबसे अच्छा जो उसने जाना वह सबसे महंगा था। यही उसका सबसे अच्छा उत्पाद खोजने का एकमात्र तरीका था। ऑर्डर देने के बाद उसे सूचित किया गया कि यह शाम तक डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद उसने इंटरनेट में प्रवेश किया और सुरक्षा कंपनी सेफ्टी एनफोर्सेस के बारे में जानकारी खोजने लगा। हालांकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं थी, यह स्पष्ट था कि इसकी जानकारी इंटरनेट पर मिल जाएगी, ये देखते हुए कि यह एक मध्यम आकार की सुरक्षा कंपनी थी। खोज करने पर कई परिणाम सामने आए। इसमें इसकी स्थापना की तारीख आदि की जानकारी थी, लेकिन विवान को इसमें कोई रुचि नहीं थी। वह इसकी वर्तमान नेटवर्थ देख रहा था। इससे उसे यह पता चलेगा कि उसे एडविन से मिलने के लिए कितनी राशि तैयार करनी होगी। जब उसने दी गई जानकारी को देखा तो विवान ने एक पल के लिए माथा सिकोड़ लिया। उसके अनुसार ये कंपनी $2 अरब की है। यदि वे खरीद मूल्य और इसी तरह की चर्चा करते हैं तो वह निश्चित रूप से उससे अधिक खर्च करेगा। लेकिन उसने अपने आप से सोचा, क्या कंपनियां आजकल इतनी सस्ती हैं? बेशक ये केवल इसलिए था क्योंकि उसके खाते में पैसे थे, अन्यथा वह ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा ऐसी कंपनी जो शून्य से शुरू हुई वह अरबों में नहीं शुरू हुई। ये कंपनी एक दशक पहले शुरू हुई थी। ये तब से बढ़ती रही है ताकि यह अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच सके। आखिरकार हर किसी के पास उसके साथ एक प्रणाली नहीं होती। बस विवान के पास एक प्रणाली थी और यही कारण था कि वह व्यापार में जोखिम लेने से नहीं डरता था। अन्य लोगों को किसी चीज में निवेश करने से पहले सभी संभावित कारकों पर विचार करना पड़ता था। जैसे कि एडविन, हालांकि वह एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा रहा था, वह ये नहीं कह रहा था कि वह शून्य से शुरू करने जा रहा है। वह पहले से ही उद्योग में शामिल हो चुका था, लेकिन वह केवल उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। लेकिन अब वह वहां सभी प्रयास डालने के लिए पैसे चाहता था। दूसरे शब्दों में, उसने पहले से ही इस उद्योग का परीक्षण किया था और अब विस्तार करने का निर्णय लिया था। लेकिन फिर भी उसने अपनी सतर्कता बनाए रखी। सुरक्षा कंपनी के बारे में जानकारी चेक करने के बाद विवान को यह पसंद आया। हालांकि यह बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी यह अच्छी थी क्योंकि उसने आज से पहले इसके बारे में सुना था। अब जब उसे सभी बुनियादी जानकारी मिल गई तो विवान ने सोचा कि क्या कोई और कंपनी है जो उसे रुचिकर लगे। सुरक्षा कंपनियों को देखने के बाद विवान ने अपनी रुचि खो दी।
यह नहीं था कि ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसे वह खरीद सके। बस ये कंपनियां या तो उसके लिए महंगी थीं, बिक्री के लिए नहीं थीं, या शायद वे सेफ्टी एनफोर्सर्स की तुलना में निम्न स्तर की थीं। उसने सोचा कि क्या इस समय उसे कुछ और करना चाहिए। लंबे समय तक सोचने के बाद उसे लगा कि हालांकि उसके पास करने के लिए कई चीजें थीं, लेकिन सभी के लिए एक विशिष्ट दिन था। शीतल अगले दिन, एडविन अगले दिन, बिन उसे निश्चित तारीख के बारे में नहीं पता था क्योंकि बिन ने कहा था कि यह 3 दिनों में हो जाएगा। ओह, एक चीज थी जिसे वह इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय लगभग भूल गया था। वह था एक पायलट ढूंढना जो यूरोकॉप्टर उड़ा सके। हालांकि यूरोकॉप्टर जो उसे सिस्टम द्वारा दिया गया था वह अनुकूलित था और दूसरों से भिन्न था। इको यूरोकॉप्टर का एआई उसे यकीन था कि जब तक कोई पेशेवर पायलट हो वह इसे उड़ा सकेगा। उसने तुरंत एक कंपनी की तलाश की जहां से वह एक पायलट किराए पर ले सके। उसने एक कंपनी पाई जिसका नाम स्काईफ्लाइट चार्टर्स था। ये संगठन अच्छी तरह से जाना जाता था क्योंकि इसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। बेशक ये सब विवान ने इंटरनेट के माध्यम से जाना, अन्यथा वह आज से पहले पायलटों के साथ बातचीत कैसे करता। जानकारी देखने के बाद उसने एक पायलट को पसंद किया। यह एक मध्य आयु का आदमी था जिसके पास 5 साल का अनुभव था। उसके बारे में दी गई जानकारी के अनुसार कहा गया था कि वह हेलीकॉप्टर उड़ाने में अच्छा था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हेलीकॉप्टर या पायलट किराए पर लेते थे वे मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर के लिए होते थे। अगर किसी के पास एक निजी विमान या जेट होता तो वह एक छोटे समय के लिए पायलट क्यों किराए पर लेता। वह बस एक स्थायी पायलट ढूंढ लेता। इस आदमी को चुनने का कारण सरल था। उसके अनुभव के अलावा विवान को लगा कि मध्य आयु का आदमी बहुत बातूनी नहीं होगा, या तो उसने आशा की। सब कुछ पुष्टि करने के बाद विवान ने तुरंत एक कॉल की। रॉय हवेली में माहौल काफी जीवंत था। इसका कारण यह था कि इस दिन एक बड़े परिवार का सदस्य उनसे मिलने आया था। दूसरा परिवार रॉय परिवार से कहीं बड़ा था और राजधानी में स्थित था। इसलिए निश्चित रूप से रॉय परिवार के सदस्यों को उन्हें स्वागत करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारियों में जुटना पड़ा। इस समय न केवल रॉय समूह के वर्तमान सीईओ प्रवेश द्वार पर खड़े थे, बल्कि विवान के दादा विक्टर रॉय भी वहां उपस्थित थे। वहां और भी कई लोग थे। दूसरे शब्दों में, रॉय परिवार के सभी सदस्य, जब तक वे पास में थे, उन्हें बुलाया गया था विवान को छोड़कर विशेष मेहमानों का स्वागत करने के लिए। पापा, क्या आपको पता है कि अचानक वे सगाई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? विवान के पिता धीरेन्द्र ने विक्टर से पूछा। इसमें चिंता की क्या बात है? ये हमारे परिवार के लिए एक अच्छा अवसर है। शायद हम उभर सकते हैं और राजधानी के कुछ परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। विक्टर ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। पापा, क्या आपको पता है कि अचानक वे सगाई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? विवान के पिता धीरेन्द्र ने विक्टर से पूछा। इसमें चिंता की क्या बात है? ये हमारे परिवार के लिए एक अच्छा अवसर है। शायद हम उभर सकते हैं और राजधानी के कुछ परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। विक्टर ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब धीरेन्द्र ने अपने पिता के शब्द सुने तो वह पहले तो हैरान हुआ, फिर अगले ही पल वह उत्साहित हो गया। यह उनके रॉय परिवार के लिए एक बड़ा अवसर था। आखिरकार एक बड़े परिवार का सदस्य रॉय परिवार के किसी बेटे या बेटी से शादी करना चाहता था। भले ही यह उसके बच्चों में से कोई ना हो या यहाँ तक कि उसके भाइयों का बच्चा हो, वह अंत में लाभान्वित होगा क्योंकि वह वर्तमान परिवार का मुखिया था। ऐसे बड़े परिवार के समर्थन से वह राजधानी शहर पर प्रभाव डालना शुरू कर सकता था। इसके अलावा ऐसे संबंध के साथ वह रॉय समूह के प्रभाव का विस्तार कर सकता था। इस प्रकार अन्य शहरों के अन्य परिवारों से उसे जो प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता वह काफी कम हो जाएगी, अगर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। वह ये जानने के लिए बेताब था कि शादी कौन कर रहा है या किसकी शादी हो रही है। दूसरी पार्टी ने बस ये कहा था कि वे सगाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस पल तक उन्हें नहीं पता था कि जो व्यक्ति बूढ़े आदमी के साथ आ रहा है वह लड़का है या लड़की। इसी क्षण धीरेन्द्र को आखिरकार समझ में आया कि उसके पिता विक्टर ने रॉय परिवार के सभी सदस्यों को वापस बुलाने का निर्णय क्यों लिया था। इसके अलावा उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे लोग भी वापस आएं जो अन्य शहरों में गए थे जब तक कि वे शादीशुदा नहीं थे। सही है, केवल वे लोग जो शादी में थे उन्हें इससे छूट दी गई थी। हालांकि परिवार के कुछ सदस्य पहले से ही सगाई कर चुके थे, बूढ़े आदमी को इसकी परवाह नहीं थी। सगाई को तोड़ा जा सकता था जब तक कि उस व्यक्ति का चयन बूढ़े आदमी द्वारा किया गया हो जो आ रहा था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि सभी तैयारियां सही हैं? विक्टर ने अचानक पूछा, जिससे धीरेन्द्र अपने विचारों से बाहर आया। हाँ पापा, मैंने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। मुझे पता है कि यह अवसर कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे खराब नहीं करूंगा। धीरेन्द्र ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। विक्टर ने संतोष के साथ सिर हिलाया जबकि उसने रॉय परिवार के सदस्यों को देखा जो उसके साथ प्रवेश द्वार पर खड़े थे। अचानक उसने भीड़ में देखते हुए अपना चेहरा सिकोड़ लिया।
जब धीरेन्द्र ने विक्टर के चेहरे पर सिकुड़न देखी तो उसने पूछा, पापा क्या कुछ गलत है? इस पल विक्टर ने धीरेन्द्र की ओर देखा और उलझन में पूछा, विवान वह छोटा लड़का कहाँ है? इस सवाल को सुनकर धीरेन्द्र का दिल एक पल के लिए रुक गया। जब उसने विवान को रॉय परिवार से बाहर निकालने का निर्णय लिया था तो उसने अपने पिता से इस पर राय नहीं ली थी। उस समय उसके पिता दूर थे और केवल पिछले रात सगाई की खबर के साथ लौटे थे। उसने बाद में उन्हें बताने की योजना बनाई थी, लेकिन सगाई की खबर आने के साथ ही वह इसे भूल गया था। केवल इस पल में उसे इसकी याद आई। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया। उसने बूढ़े आदमी को बताया कि विवान के जाने के बाद क्या क्या हुआ। जितना अधिक बूढ़ा आदमी सुनता गया, उसका चेहरा उतना ही ठंडा होता गया। ये निश्चित था कि उसका गुस्सा इस समय आसमान छू रहा था। आपने मुझसे परामर्श किए बिना ऐसा निर्णय क्यों लिया? विक्टर ने इस पल में गरजते हुए कहा। ये गरज तुरंत रॉय परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया। लेकिन हालांकि उनकी ध्यान गरजने पर आकर्षित हुआ, ये सफलतापूर्वक उन्हें दूर कर दिया क्योंकि उनके शरीर बूढ़े आदमी से जितना संभव हो सके दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी बूढ़े आदमी के स्वभाव के बारे में नहीं जानता था। जब तक वह गुस्से में होता, वह घर को उलट पुलट कर देता जब तक कि उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। गुस्से में बूढ़े आदमी का सामना करते हुए धीरेन्द्र भी घबरा गया। उसने गहरी सांस ली, लेकिन वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे पता था कि जितना अधिक वह बोलेगा उतना ही बूढ़े आदमी को गुस्सा आएगा। कुछ समय तक बड़बड़ाने के बाद विक्टर शांत हो गया। ये केवल इसलिए नहीं था कि उसका गुस्सा इस समय शांत हो गया था, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले थे। पहले मेहमानों का स्वागत करें, जब वे चले जाएंगे तब हम इस पर बात करेंगे, विक्टर ने कहा, जबकि उसने अपने संयम को बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि उसे विवान पसंद नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे परिवार से बाहर निकालने की सीमा तक जाना चाहिए। वह अंततः एक रॉय था, और चाहे वे कुछ भी करें, अगर वे डीएनए परीक्षण कराते तो वे अभी भी पाएंगे कि उसके पास रॉय रक्त है। हे, मैं देखना चाहता हूं कि वह अब इससे कैसे बाहर निकलता है। उसने अपने ही बेटे को परिवार से बाहर निकालने का निर्णय लिया केवल अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। अब जब बूढ़ा आदमी वापस आ गया है तो वह निश्चित रूप से दुख उठाने वाला है। ओह, मैं उस समय का इंतजार नहीं कर सकता जब मेहमान चले जाएंगे। उस समय देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। साइड में जो लोग सीईओ पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे या जिन्हें धीरेन्द्र पसंद नहीं था, वे आपस में फुसफुसाने लगे। केवल जब विक्टर ने उन पर घूरा तब वे अपने गर्दन को सिकुड़कर चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों से तिरस्कार और अपेक्षा की झलक नहीं गई। आखिरकार यह एक दुर्लभ मौका था जब बूढ़ा आदमी धीरेन्द्र पर गुस्सा था, इसलिए वे सुनिश्चित करेंगे कि वे इसका अधिकतम उपयोग करें। जैसे ही बूढ़ा आदमी उन्हें डांटने वाला था, एक कार की हॉर्न की आवाज ने उसे सड़क की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया जो राजमार्ग की ओर जाती थी। वहां रॉय हवेली के प्रवेश द्वार की ओर एक लग्जरी कारों का काफिला आ रहा था। बूढ़ा आदमी तुरंत रॉय परिवार के सदस्यों को बाहर जाने और मेहमानों का स्वागत करने के लिए ले गया। उन्होंने कारों को पार्किंग में ले जाने में मदद की। कुल मिलाकर 6 कारें थीं, जिनमें से प्रमुख कार एक मेबैक GLS 600 थी। बाकी सभी फोक्सवैगन आर्टियन थीं। जैसे ही फोक्सवैगन आर्टियन के दरवाजे खुले, कई भारी भरकम पुरुष काले सूट और काले चश्मे में बाहर निकले। वहां लगभग 20 लोग थे। उनमें से 2 आगे बढ़े और प्रत्येक तरफ पीछे की सीट के दरवाजे खोले, जबकि अन्य ने ध्यान से खड़े होकर चारों ओर देखा। इसके तुरंत बाद एक बूढ़ा आदमी जो भूरे बालों वाला था, अपनी चलने की छड़ी के साथ बाहर आया। ये चलने की छड़ी शानदार थी क्योंकि इसमें एक कौवा का सिर था। हैंडल चांदी के रंग का था जबकि शरीर कांस्य का था। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि यह चलने की छड़ी विशेष सामग्री से बनी थी। बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाता था कि वह कम से कम अपने 70 के दशक में था, लेकिन उसकी चलने की मुद्रा हालांकि थोड़ी झुकी हुई थी, फिर भी ऊर्जावान और प्रभावशाली थी। बूढ़े आदमी से निकलने वाली आभा सभी को उसके प्रति सम्मान और डर का अनुभव कराती थी। वर्तमान में बूढ़ा आदमी एक सफेद सूट पहने हुए था। उसके पैरों में भूरे रंग के जूते थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, चलने की छड़ी कभी कभी जमीन पर टकराती थी, जिससे लोग तनाव में आ जाते थे और कभी कभी उनके दिलों की धड़कन रुक जाती थी। कार के दूसरी ओर एक युवा लड़की जो 18 या 19 साल की लग रही थी, बाहर आई। वह 91 की रेटिंग वाली एक खूबसूरत लड़की थी। उसके कंधों तक गिरते हरे बाल, बूढ़े आदमी की तरह ग्रे आंखें और एक अच्छी काया थी। जैसे ही वह बाहर आए, अधिकांश पुरुषों ने जोर से अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने जो बैंगनी ड्रेस पहनी थी, उसने उसकी काया को इतनी अच्छी तरह से उजागर किया कि यहाँ तक कि जो लोग 30 के करीब थे, वे भी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। स्टीव उन लोगों में से था जो उसे देखकर खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने अपनी सीमाओं को जान लिया और अपनी नज़रें दूसरी ओर मोड़ लीं। आखिरकार यह कोई साधारण लड़की नहीं थी जिसे वह लुभा सके, लेकिन उसने एक बात सोची।
वह ये था कि दोनों सगाई के लिए यहाँ आए थे। अगर उन्होंने उसे चुना तो वह भविष्य में इस खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पा सकता था। उसने अपनी मुद्रा को सीधा किया और सुनिश्चित किया कि वह उन युवाओं के बीच खड़ा हो जो इंतजार कर रहे थे और उनकी आंखों में लालच की झलक थी। युवती बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी और उसके एक हाथ को सहारा दिया। हालांकि बूढ़ा आदमी ऊर्जावान था, लेकिन लड़की उसे लेकर अधिक चिंतित लग रही थी। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया और उसके सिर को सहलाया। वह वास्तव में अपनी इस पोती पर बहुत प्यार करता था। स्वागत है मास्टर आल्टन और युवा मिस। विक्टर आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी को झुककर नमस्कार किया। रॉय परिवार के अन्य सदस्यों ने तुरंत इस इशारे का अनुसरण किया और दोनों का अभिवादन किया। आल्टन ने परिवार के द्वारा दिखाए जा रहे व्यवहार से संतोष के साथ सिर हिलाया। उसने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कान दिखाए। फिर उसने विक्टर और अन्य लोगों की ओर हाथ लहराया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप सभी उठ सकते हैं। विक्टर और अन्य तुरंत अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा झुकाकर उठ गए। इसके बाद उन्होंने बूढ़े आदमी और उसकी पोती का स्वागत किया, जो अच्छी तरह से सजाए गए हवेली में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें चाय का एक कप और कुछ नाश्ते के साथ सेवा देने के बाद विक्टर और अन्य बूढ़े आदमी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। लड़के पहले से ही बूढ़े आदमी को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। चूंकि केवल बूढ़ा आदमी और लड़की ही वहां थे, ये स्पष्ट था कि सगाई के लिए यहाँ लड़की आई थी। इसलिए परिवार के युवा पुरुष उत्सुक थे, बूढ़े आदमी का इंतजार कर रहे थे कि वह बताए कि वह किससे सगाई कर रही है। भीड़ की अपेक्षाओं को देखते हुए आल्टन ने चाय का कप मेज पर रखा और कहा, मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद को दोहराने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी यह पोती सगाई करने जा रही है। हालांकि सगाई का निर्णय आल्टन द्वारा लिया गया था, रॉय परिवार के किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें इससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वास्तव में वे इससे बहुत लाभान्वित होने वाले थे। तो मास्टर आल्टन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी पोती की सगाई किससे करना चाहते हैं? विक्टर ने बूढ़े आदमी के बोलने के बाद पूछा। वह भी ये देखने के लिए काफी उत्सुक था कि उसके किस पोते को चुना जाएगा। आल्टन ने मुस्कुराते हुए धीरेन्द्र की ओर देखा और कहा, आपका सबसे छोटा बेटा। आल्टन ने धीरेन्द्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपका सबसे छोटा बेटा। आल्टन के शब्द सभी उपस्थित लोगों के दिलों में एक विस्फोट की तरह थे। उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि विवान को लगभग एक सप्ताह पहले परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। और अब आश्चर्यजनक रूप से जिस व्यक्ति की सगाई होनी थी, वह वही व्यक्ति था जिसे वे पसंद नहीं करते थे या जिसके बारे में उनका कोई अच्छा विचार नहीं था। यह एक विशाल लहर की तरह आया जिसने उनके भीतर की सभी खुशी और उम्मीदों को मिटा दिया। वे इस समय ये तय करने में दुविधा में थे कि अब क्या किया जाए। विवान पहले ही बाहर निकाल दिया गया था और अब उसे रॉय परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था। अगर उन्होंने बूढ़े आदमी को यह बताया तो वह शायद उन पर गुस्सा हो जाएगा और उनके परिवार को दंडित कर देगा, या वह इस बात को छोड़ भी सकता था कि वह यहाँ सगाई के लिए आया था। अगर वह चला गया तो सफलता का जो आसान रास्ता उन्हें एक पल पहले उत्सुकता से दिख रहा था, वह अगले ही पल उनसे अलविदा कह देगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर, अगर विवान वापस आता है और यहाँ की युवा महिला से सगाई करता है, तो वह निश्चित रूप से शक्ति प्राप्त करेगा और अपने पिता की तुलना में अधिक प्रभावशाली होगा। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वह रॉय परिवार का भविष्य का मुखिया बन जाएगा। इस स्थिति में सभी लोग जो बचपन से उसे दबा रहे थे और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, उन्हें निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिरकार ये सच था कि उन्होंने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। उसकी उम्र में परिवार की सभी युवा पीढ़ी को कुछ न कुछ करने के लिए दिया गया था, लेकिन विवान को अकेला छोड़ दिया गया था। पिछले 3 महीनों में स्नातक होने के बाद वह बस वहां था, निष्क्रिय, या जो भी चाहता था कर रहा था। बेशक जो भी वह चाहता था उसमें रॉय परिवार के प्रभाव से संबंधित कुछ भी शामिल नहीं था। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी वह कर रहा था वह उनके लिए कभी भी चिंता का विषय नहीं था। अब अगर विवान वास्तव में सगाई करता है तो वह निश्चित रूप से उनके खिलाफ वापस आ सकता है। इस विचार ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। आल्टन और उसकी पोती ने तुरंत देखा कि सभी के चेहरे पर कुछ ठीक नहीं है। इससे वे भ्रमित हो गए। क्या विवान के साथ कोई समस्या थी, या जो उन्होंने अभी कहा था वह नहीं सुना गया था? विक्टर एक पल के लिए घबरा गया और धीरेन्द्र को हत्या की नजरों से घूरने लगा। धीरेन्द्र दूसरी ओर पहले से ही ठंडे पसीने में डूबा हुआ था। उसने कभी भी इस बेटे की परवाह नहीं की। वह पूरे परिवार में एकमात्र ऐसा था जिसने परिवार के अन्य सदस्यों के हाथों पीड़ा झेली थी। यहाँ तक कि अपने बचपन में वह कभी भी उसके लिए वहां नहीं था। विवान अपनी मां पर निर्भर था जब तक कि वह जल्दी बड़ा नहीं हो गया। अब जब वह परिवार से बाहर चला गया, धीरेन्द्र ने इस मौके का उपयोग करके उसे परिवार से बाहर निकालने का निर्णय लिया ताकि वह अपने ऊपर लगे दाग को साफ कर सके।
किसे पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती और पछतावा बनने वाला था। वह काला धब्बा वास्तव में उसके लिए एक बड़ा अवसर था। अब न केवल उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे विवान को परिवार में वापस लाने का एक तरीका भी खोजना होगा। यहाँ क्या हो रहा है? विवान कहाँ है? आल्टन इस पल में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आखिरकार उसके अनुसार जिस पल उसने कहा कि विवान उसकी पोती का मंगेतर होगा, न केवल विवान उत्साहित होगा, बल्कि उसके पिता भी अत्यंत खुश और गर्वित होंगे। आखिरकार सभी की अभिव्यक्ति पूरी तरह से विपरीत थी। वह कैसे गुस्सा न हो, ये सोचते हुए कि उसकी पोती के साथ सगाई करने वाला व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं था। मुझे इसके लिए खेद है मास्टर आल्टन। सच तो यह है कि वर्तमान में विवान शहर से बाहर है। विक्टर ने अपने झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान खींचने की कोशिश की जो उसे बदसूरत बना रहा था। आल्टन ने ये सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। उसके बगल में खड़ी महिला ने भी इस पल में निराशा का भाव दिखाया। आल्टन कोई साधारण परिवार से नहीं था। उसने अपने परिवार की स्थिति को शीर्ष परिवारों में बनाए रखने के लिए बहुत कुछ अनुभव किया था। इसलिए वह एक नज़र में बता सकता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। इसके अलावा उसने विवान के बारे में पहले ही जांच की थी जब उसकी पोती ने उसके बारे में बताया था। उसने पाया कि लड़का अच्छा दिखता है, मजबूत इच्छाशक्ति है और काफी मेहनती और स्मार्ट है। परिवार में उसे ठीक से नहीं रखा गया। इसके अलावा आल्टन की नज़र में विवान में कुछ भी गलत नहीं था। उसके पास जो जानकारी थी वह रविवार तक थी, जब विवान ने क्रिस्टल सिटी छोड़ी थी। उस समय उसने सोचा कि उसने पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर ली है और उसे उसकी जांच बंद कर देनी चाहिए। क्या वह थोड़े समय में यहाँ पहुँच सकता है? आल्टन ने अपनी पोती के चेहरे पर निराशा को देखते हुए पूछा। वह अपनी पोती की इच्छा को पूरा करना चाहता था, जो विवान से शादी करना चाहती थी। उसने ये निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिया था। उसकी पोती, जिसे वह बहुत प्यार करता था, ने उसे बताया था कि वह एक युवा व्यक्ति को पसंद करती है जिसे उसने पहले देखा था। वह उसके साथ शादी करने के लिए गंभीर थी। नतीजतन उसने उसे सलाह दी कि वह जल्दबाजी न करे। अंततः उसकी जिद्दी स्वभाव के कारण उसे विवान की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसने पाया कि वह बुरा नहीं है, तो उसने इस दिन आने का निर्णय लिया जब वह फ्री था। इसलिए वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने बेकार में अपना समय बर्बाद किया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसकी पोती खुश रहे, और विवान के लिए जब तक वह स्वीकार करता है, नहीं, उसे स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह उसकी पोती से शादी करने वाला है। वह उसे विकसित करने के लिए समर्थन देने वाला था। उसकी प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से तेजी से विकसित हो सकेगा। इसके अलावा उसे रॉय परिवार का मुखिया होना होगा ताकि उसकी पोती के साथ मेल खाने के लिए एक स्थिति हो सके। आल्टन के सवाल ने विक्टर को लगभग निराश कर दिया। आखिरकार उन्होंने विवान को परिवार से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब उसने सोचा कि अगर यह सगाई सफल होती है तो क्या होगा, तो उसने अपने दांतों को भींच लिया और धीरेन्द्र की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था। जल्दी जाओ और उस बेटे को अभी लाओ। तुम जल्दी करो और उसे जितनी जल्दी हो सके वापस लाओ। मास्टर आल्टन का इंतजार मत कराओ, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, विक्टर ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उसकी आवाज में स्पष्ट आदेश था। धीरेन्द्र ने बार बार सिर हिलाया और फिर खड़ा हो गया। आल्टन और युवा महिला को झुककर नमस्कार करने के बाद वह हवेली से बाहर भाग गया। वह उस हेलीपैड की ओर बढ़ा जहां आपातकालीन स्थितियों के लिए हेलीकॉप्टर था। उसने अपने साथ 3 पुरुष और स्टीव जो स्तब्ध और पीला पड़ गया। वह जल्दी में था क्योंकि उसके माथे पर पसीना बह रहा था जैसे कि उसने 1 एकड़ भूमि पर काम खत्म किया हो। हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद उसने तुरंत चिल्लाया, हमें सोमेश्वर सिटी में जल्दी से ले चलो। जी बॉस, पायलट ने जवाब दिया और हेलीकॉप्टर ने सोमेश्वर सिटी की ओर उच्चतम संभव गति से उड़ान भरी। ... विवान को रॉय हवेली में क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसे पता था कि वह किसी से सगाई करने वाला है। इसके अलावा उसके पिता व्यक्तिगत रूप से उसके लिए आ रहे थे। वह बस वहां सोफे पर बैठा था जबकि अपने कॉल के कनेक्ट होने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय बाद एक महिला की आवाज आई, स्काईफ्लाइट चार्टर्स यहाँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ और आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए? महिला ने पूछा। नमस्ते, मेरा नाम जैक्सन है। मैं आपकी संस्था के एक पायलट को किराए पर लेना चाहता हूँ। उसका नाम गैब्रियल वाडी है, विवान ने कहा। आपको उसे कब से चाहिए? महिला ने पूछा। कल से, विवान ने जवाब दिया। एक पल कृपया, महिला ने कहा और एक पल बाद विवान को कीबोर्ड पर किसी के टाइप करने की आवाज सुनाई दी। विवान को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि महिला ने फिर से कहा, मुझे खेद है सर, लेकिन पायलट गैब्रियल वाडी पहले से ही कल के लिए बुक किया गया है। वह केवल अगले सप्ताह उपलब्ध होगा। क्या आप किसी और को चुन सकते हैं या क्या मैं आपको एक सिफारिश कर सकती हूँ? विवान ने ये सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। वह स्काईफ्लाइट चार्टर्स की वेबसाइट पर गया था और गैब्रियल के अलावा किसी और से प्रभावित नहीं हुआ था।
लेकिन अब वह किसी और के विमान को उड़ाने जा रहा था। कोई बात नहीं, उसे इस व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत पायलट बनाना था। इस विचार के साथ उसने कहा, कोई भी कीमत हो, मैं चाहता हूं कि वह मुझे कल उड़ाए। बस नाम बताए। महिला इस बात से हैरान थी कि विवान केवल इस व्यक्ति को अपने विमान उड़ाने के लिए चाहता था। उसने अपने आप से सोचा, पायलट गैब्रियल और अन्य अनुभवी पायलटों में क्या अंतर है? यहाँ एक और अनुभवी पायलट भी है जो उपलब्ध है। फिर भी उसने ये शब्द बाहर नहीं कहे क्योंकि यह ग्राहक के लिए असभ्य लग सकता था। इसके बदले अगर व्यक्ति ने उसके खिलाफ शिकायत की तो उसे निश्चित रूप से उच्च प्रबंधन द्वारा दंडित किया जाएगा। श्री विवान, आपको स्थिति को समझना होगा। यह नहीं है कि हम पायलट गैब्रियल वाडी को आपको उड़ाने नहीं देना चाहते, बस यह है कि वह पिछले महीने कल के लिए बुक किया गया था, इसलिए इसे रद्द करना हमारे लिए असंभव है। महिला ने बेबसी से कहा। यहाँ तक कि विवान को पता था कि इतनी बड़ी हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनी के लिए अन्य ग्राहकों द्वारा की गई बुकिंग को रद्द करना संभव नहीं हो सकता, लेकिन वह इस पर बहुत अड़ा हुआ था। आप बस उस पायलट को बदल क्यों नहीं देते जिसने बुकिंग की थी? इस समय अन्य पायलट भी उपलब्ध हैं, है ना? विवान ने पूछा। महिला यहाँ वास्तव में बेबस थी, इसलिए उसने केवल ये कहकर जवाब दिया, मुझे पहले अपने प्रबंधक से परामर्श करना होगा। कृपया फोन मत काटिए। ठीक है। विवान ने सिर हिलाया और उसे परामर्श करने के लिए इंतजार करने का निर्णय लिया। मुझे पहले अपने मैनेजर से परामर्श करना होगा। कृपया फोन मत काटिए। ठीक है। विवान ने सिर हिलाया और उसे परामर्श करने के लिए इंतजार करने का निर्णय लिया। लगभग 3 मिनट की प्रतीक्षा के बाद फोन के दूसरी ओर महिला ने अंततः कहा, खैर श्री विवान, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत अच्छा भाग्य है क्योंकि जिस व्यक्ति ने पायलट गैब्रियल वाडी को बुक किया था उसने अभी कहा है कि यात्रा रद्द कर दी गई है। तो पायलट गैब्रियल वाडी अब उपलब्ध है। विवान को संदेह हुआ। उसने सोचा कि क्या सच में उस व्यक्ति ने ऑर्डर रद्द किया है या ये सिर्फ एक मोटे प्रबंधक की चाल थी जिसने सुना कि कहीं अतिरिक्त पैसे हैं और उसने दूसरे व्यक्ति के लिए पायलट बदलने का निर्णय लिया। खैर, उसे परवाह नहीं थी जब तक कि उसे जो चाहिए था वह मिल जाए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मुझे उसे 1 साल के लिए किराए पर लेने के लिए कितना भुगतान करना होगा? महिला विवान के सवाल से तुरंत चौंकी। 1 साल के लिए पायलट किराए पर लेना, क्या ये बेहद महंगा नहीं था? इसके अलावा दूसरी पार्टी गंभीर लग रही थी और साथ ही मजाक भी कर रही थी। एक पल सोचने के बाद महिला ने विवान को एक युवा व्यक्ति के रूप में देखा जो बस उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने केवल पुष्टि के लिए पूछा, क्या आप गंभीर हैं, सर? बिल्कुल, अगर मैं गंभीर नहीं होता तो मैं आपको कैसे कॉल करता? विवान ने भौहें उठाते हुए जवाब दिया। महिला ने विवान की आवाज में गंभीरता को महसूस किया और एक गहरी सांस लेने के लिए मजबूर हुई। फिर उसने जवाब दिया, पायलट को उस संख्या के अनुसार भुगतान किया जाता है जिसके लिए उसे विमान उड़ाना होता है। इसके अलावा एक निश्चित भुगतान होता है जो किया जाना चाहिए। ये वह है जो अगर आप एक लंबे समय के लिए पायलट को किराए पर लेते हैं तो भले ही वह आपको कहीं न उड़ाए, उसे प्राप्त करना होगा। विवान ने समझते हुए सिर हिलाया। आखिरकार अगर उसने दूसरी पार्टी को 1 साल के लिए लिया और केवल एक बार विमान उड़ाया तो वह निश्चित रूप से एक मजाकिया व्यक्ति होगा। इसके अलावा जितना अधिक पायलट उसके साथ रहेगा उतना ही अधिक संभावना होगी कि अगर अन्य लोग उसे बुक करना चाहें तो वह गायब हो जाएगा। यही कारण था कि निश्चित भुगतान की आवश्यकता थी। कोई समस्या नहीं, बस मुझे कीमत बताए और हम समझौते के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। विवान ने जवाब दिया। ठीक है, पायलट को उस दूरी के अनुसार भुगतान किया जाता है जिसके लिए वह विमान उड़ाएगा। फिर जिस अवधि के लिए उसे किराए पर लिया गया है उसका भुगतान अग्रिम किया जाना चाहिए। यदि आप इसे रद्द करना चाहते हैं तो अग्रिम भुगतान को उस अवधि के भुगतान को घटाने के बाद वापस किया जाएगा जिस अवधि के लिए पायलट ने ड्यूटी की है। कुल शेष राशि के लिए रिफंड 20% कम होगा। महिला ने कहा। विवान ये भी समझ गया कि इसका क्या मतलब है, पहले किए गए पैसे का 20% कम वापस मिलना। आखिरकार अगर उसने एक अपॉइंटमेंट किया कि वे 3 दिनों में यात्रा करेंगे तो उस विशेष दिन के लिए पायलट का कार्यक्रम भरा होगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उसे पाना चाहता था तो वह उस दिन के लिए नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में, जब तक बुकिंग की गई थी ये व्यक्ति को अन्य प्रस्तावों को स्वीकार करने से रोक देगी। अंत में अगर बुकिंग करने वाले ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया तो पायलट ने बहुत कुछ खो दिया होगा। 20% में से 15% पायलट को मुआवजे के रूप में दिया जाता था जबकि अन्य 5% संगठन के लिए होता था। मैं चाहता हूं कि वह 1 साल के लिए मेरा पायलट बने और जितनी बार वह विमान उड़ाएगा, बस मान लीजिए कि यह हर महीने 10 दिन होगा, सबसे लंबी दूरी के साथ। तो क्या आप मेरे लिए इसकी कीमत निकाल सकते हैं? विवान ने कहा। दूसरी ओर महिला ने कुछ समय तक कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टाइप किया और फिर जवाब दिया, 1 साल के लिए किराए पर लेने के लिए आपको अग्रिम में $72 मिलियन का भुगतान करना होगा। दूसरी ओर मैं मान लूंगी कि हर महीने के 10 सबसे लंबे उड़ानें देश के भीतर होंगी। तो
प्रत्येक उड़ान के लिए ये $300,000 का खर्च होगा। कुल लागत $1.152 बिलियन होगी। बेशक जब आप इसका भुगतान करेंगे तो विमान की सेवा और ईंधन हमारी ओर से होगा। महिला की गणनाएं काफी सटीक थीं। विमान समझ सकता था कि उच्च कीमत का कारण निश्चित रूप से ईंधन और सेवा थी। आखिरकार विमान का ईंधन कारों की तरह नहीं होता जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। ये ईंधन प्रतिबंधित था और परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिकृत होना आवश्यक था, क्योंकि ये देश की सरकार थी जो इस ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करती थी। कोई समस्या नहीं, बस मुझे अनुबंध ईमेल के माध्यम से भेजें और मैं तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देंगे, विवान ने कहा। महिला ने कभी नहीं सोचा था कि विवान इतना अमीर व्यक्ति होगा। उसने सोचा था कि वह पायलट को किराए पर लेने की अवधि को कम करने की कोशिश करेगा। अंत में विवान इस पर काफी गंभीर था और यहां तक कि इस समय भुगतान पूरा करने के लिए भी सहमत था। ठीक है, मुझे अपना विवरण अपने ईमेल के माध्यम से भेजें। मैं आपको कॉल के बाद आपके विवरण भेजने के लिए जिस ईमेल का पाठ करना है वह भेज दूंगी, महिला ने उत्साह से कहा। वह उन लोगों में से एक थी जो ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती थीं। हालांकि कई लोग व्यक्तिगत रूप से ऐसा करते थे, कुछ लोग कॉल या वेबसाइट के माध्यम से काम करते थे। वह उनमें से एक थी। चूंकि विवान ने इतनी बड़ी ऑर्डर दी थी, एक बार जब ये पूरी हो जाती तो उसकी कमीशन इस बार निश्चित रूप से अधिक होगी। इसलिए जैसे ही कॉल समाप्त हुई उसने उस ईमेल को भेज दिया जिसे विवान को अपने विवरण भेजने के लिए भेजना था ताकि अनुबंध तैयार किया जा सके। संदेश प्राप्त करने के बाद विवान ने तुरंत अपने फोन पर मौजूद मेलबॉक्स में प्रवेश किया। उसने अपने पहचान पत्र और कुछ अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड कीं। इसके बाद उसने निर्णय लिया कि वह उनके लिए अनुबंध तैयार करने का इंतजार करेगा। पैसे के लिए वह बस अपने फोन के माध्यम से ट्रांसफर कर सकता था, जो उसके वर्तमान ब्लैक गोल्ड कार्ड का विशेषाधिकार था। वह बस एक प्रिंटर और इसी तरह की चीजें लेने के लिए जाने के बारे में सोच रहा था जब उसके फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था जिसे विवान नहीं जानता था। उसने अपने आप से सोचा, आज ये कॉल्स क्या हो रही हैं? इतनी सारी कॉल्स। उसे लगा कि कॉल करने वाला एक डिलीवरी व्यक्ति है जो उसके लैपटॉप को डिलीवर करने आया है। अपनी कलाई की घड़ी पर समय देखते हुए उसने पाया कि यह केवल दोपहर 3 बजे के 5 मिनट पहले था। विवान ने बस अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने सोचा कि इस समय डिलीवरी होना असंभव होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह शाम को डिलीवर किया जाएगा। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने कॉल उठाई। नमस्ते, कौन बोल रहा है? विवान, आप इस समय सोमेश्वर सिटी में कहाँ हैं? एक परिचित लेकिन कुछ हद तक अपरिचित आवाज विवान के कानों में पहुंची। विवान ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ ली कि दूसरी पार्टी कितनी रूड थी। न केवल उसने उसे नमस्ते नहीं कहा, न ही उसने अपना परिचय दिया, बल्कि सीधे उसकी लोकेशन पूछने लगा। अगर विवान एक रटार्ड होता तो वह एक अजनबी को अपनी लोकेशन क्यों देता? बेशक वह ऐसा नहीं करेगा। इसलिए उसने ठंडे स्वर में फिर से पूछा, आप कौन हैं? और आप मेरी लोकेशन जानना क्यों चाहते हैं? विवान का सवाल दूसरी पार्टी को चौंका देने वाला लगा, क्योंकि लगभग 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। जब वह फोन काटने वाला था तब दूसरी पार्टी ने अंततः जवाब दिया, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो मैं तुम्हारा दादा हूं। तुम कैसे बिना किसी कारण के आकर खुद को मेरा पिता कह सकते हो? विवान इस पल में पिता के शब्द का उल्लेख सुनकर गुस्से में था और उसने दूसरी पार्टी पर गालियां देना शुरू कर दिया। पिता वह शब्द था जिसे उसने कभी भी सुनना पसंद नहीं किया जब से वह रॉय परिवार में था, और यह इस पल में भी नहीं बदला। आखिरकार उसने और उसकी मां ने बहुत कुछ सहा था और परिणामस्वरूप उसे नफरत थी कि उसके पिता ने कभी उसकी और उसकी मां की परवाह नहीं की। उसकी मां हमेशा चुपचाप अपने आंसू बहाती थी जब वह अपने और उस व्यक्ति की तस्वीर को देखती थी जो सपोजिटली उसका पिता था। उस पल से उसने उस व्यक्ति से नफरत की जिसने खुद को उसके पिता होने का दावा किया। इसलिए उसने उस शब्द से नफरत की जब तक कि यह उससे संबंधित था। इसलिए जैसे ही उसने दूसरी पार्टी को अपने पिता होने का दावा करते सुना, उसका हमेशा दबा हुआ गुस्सा और रिजेंटमेंट एक साथ फट पड़ा। उसने कई गालियां दी जो उसने पहले कभी नहीं दी थी, सब कुछ सिर्फ अपने गुस्से को निकालने के लिए। लगभग 10 मिनट तक गालियां देने के बाद इस समय उसका सिर थोड़ी देर के लिए ठंडा हुआ। अब ये भी था कि दूसरी पार्टी के कहे गए शब्द अंततः उसके दिमाग में समाने लगे और संसाधित होने लगे। विवान ने कभी नहीं सोचा था कि जिस कारण से उसने आवाज को परिचित पाया वह इस तथ्य के कारण था कि दूसरी पार्टी उसका पिता था। पिता, विवान ने इस पल में अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आंखें शून्य में गड़ी हुई थीं क्योंकि वह एक क्षण के लिए चौंका हुआ था। जैसे ही विवान का मन भटकने वाला था, एंजल, सिस्टम का गाइड, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ बोला, आपातकालीन मिशन कार्यक्रम सक्रिय किया गया। अग्रिम पुरस्कार, पेशेवर योद्धा। उस कार्य के साथ जो आपको पुरस्कार को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए पूरा करना होगा निम्नलिखित है। कार्य, एक लड़ाई प्रतियोगिता में भाग लेकर और जीतकर पैसे कमाना।
समय सीमा 7 दिन। विवान, इमरजेंसी मिशन प्रोग्राम एक्टिवेटेड, एडवांस पुरस्कार, प्रोफेशनल योद्धा। उस कार्य के साथ जो आपको पुरस्कार को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए पूरा करना होगा निम्नलिखित है। कार्य, एक लड़ाई प्रतियोगिता में भाग लेकर और जीतकर पैसे कमाना। समय सीमा 7 दिन। विवान सिस्टम से हैरान था। यह मिशन क्या बकवास है। हालांकि उसे सिस्टम द्वारा दिए गए और अधिक स्किल पसंद थे, लेकिन वह इस बात से चकित था कि सिस्टम ने उसे एक क्षमता या स्किल की पेशकश की बिना किसी ट्रिगर के। अगर वह सब कुछ ठीक से याद करता है तो जब उसे प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल की पेशकश की गई थी तो वह एक ऐसा क्षण था जब अगर वह उस कार को नहीं चला पाता जो उसने खरीदी थी तो वह निश्चित रूप से शर्मिंदा होने वाला था। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी मिशन प्रोग्राम एक्टिवेटेड और उसे वह स्किल दिया गया जिसने उसे शर्मिंदा होने से बचाया। अब उसे प्रोफेशनल योद्धा स्किल या क्षमता की पेशकश की जा रही थी। उसने सोचा कि क्या वह खतरे में था या उसे किसी से लड़ना था। लेकिन चीजों के अनुसार चूंकि वह अपने ही हवेली के अंदर था और वहां कई गार्ड थे, इसका मतलब था कि वह सुरक्षित था जब तक कि कोई व्यक्ति बंदूक लेकर नहीं आता। सिस्टम, इस मिशन का क्या मतलब है? विवान ने गहरी सांस ली और पूछा। इस समय वह कुछ प्रकार की पूर्वाभास महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर कोई खतरा मंडरा रहा हो। सिस्टम ये देख सकता है कि मेजबान को किसी विशेष समय पर क्या आवश्यकता है, इसलिए ये सही समय पर आवश्यक चीजों की पेशकश करता है। चूंकि आपातकालीन कार्यक्रम सक्रिय हो गया है, तो इसका मतलब है कि कोई आपको पीटने या आपको कुछ करने के लिए मजबूर करने का खतरा है। चूंकि ऐसा है, आपको जल्द से जल्द मिशन स्वीकार करना चाहिए या आप अन्य उपायों की तलाश कर सकते हैं। सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनकर विवान अब निश्चित था कि कुछ गलत था। आखिरकार सिस्टम के बारे में परिचय के अनुसार यह एक नीले ग्रह से आया था। दूसरे शब्दों में, यह एक विदेशी था, लेकिन फिर भी यह उपयोगी था। इसने पहले ही अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था जब उसने उसकी आय को 100 गुना बढ़ा दिया या उसे पहले आय प्राप्त करने के बाद कई पुरस्कार दिए। इसके पास ये क्षमता थी कि गार्डों ने यूरोकॉप्टर की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया जो पहले वहां नहीं था। ये पहले ही इसकी ताकत का प्रदर्शन था। अब जब उसने कहा कि वह किसी प्रकार के खतरे में था, तो उसने तुरंत मिशन स्वीकार करने का निर्णय लिया। मैं मिशन स्वीकार करता हूं, विवान ने कहा। मिशन स्वीकार किया गया। अग्रिम मिशन पुरस्कार दिया गया। कार्य, एक लड़ाई प्रतियोगिता में भाग लेकर और जीतकर पैसे कमाना। समय सीमा 7 दिन। कार्य को समय पर पूरा करने में विफलता मेजबान को क्षमता खोने और सिस्टम की सजा प्राप्त करने का कारण बनेगी। इस पल तक विवान निश्चित नहीं था कि अगर वह समय पर कार्य पूरा नहीं करता है तो सिस्टम किसी व्यक्ति को किस प्रकार की सजा देता है, लेकिन वह इसे अपने ऊपर परीक्षण करने में रुचि नहीं रखता था। इसके अलावा वह उस पुरस्कार को खोने के लिए भी तैयार नहीं था जो उसने अभी प्राप्त किया था। जैसे ही वह अपने विचारों में डूबने वाला था, उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा का अनुभव हुआ। इसके बाद कुछ अपरिचित यादें उसके दिमाग में आईं और उसकी वर्तमान यादों के साथ मिल गईं। इस पल में उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अकल्पनीय ताकत है। उसे लगा कि वह एक ही पंच से दीवार को तोड़ सकता है, लेकिन ये सब एक भ्रांति थी क्योंकि उसने अभी तक अपनी ताकत की सीमा का परीक्षण नहीं किया था। एक पल बाद उसे अपने दाहिने हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसे देखकर उसने पाया कि उसके पास अभी भी उसका फोन है और कॉल अभी भी जारी थी और साथ ही एक पुरुष आवाज सुनाई दे रही थी। विवान, क्या तुम वहां हो? यह एक आपात स्थिति है, बताओ तुम अभी कहां हो? धीरेन्द्र चिल्लाया। वह उसे बात करने की कोशिश कर रहा था और उसकी वर्तमान लोकेशन पूछ रहा था, लेकिन अंत में विवान ने उसे गालियां देने के बाद उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। विवान को दूसरी पार्टी की आदेशात्मक आवाज से चिढ़ हुई। तुम किसे आदेश देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते भी हो? तुम इस पल में बेहतर है कि यहां से चले जाओ। जब ये विचार उसके मन में आए, उसने कॉल काट दिया। उनके बीच कुछ भी कहने के लिए नहीं था क्योंकि वे एक दूसरे से अजनबी की तरह थे। इसके बाद उसने तुरंत इस संपर्क को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी वर्तमान जिंदगी में हस्तक्षेप करे। इसके बाद उसने सोचना शुरू किया कि चीजें कैसे थीं। सिस्टम ने आपातकालीन मिशन दिया। दूसरी ओर धीरेन्द्र उसकी लोकेशन पूछ रहा था। इसका मतलब था कि कोई संयोग नहीं था। इसका मतलब था कि जो खतरा आ रहा था वह निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से रॉय परिवार से संबंधित था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वह बेसमेंट में गया जहां एक जिम था। फिर इस समय एक हेलीकॉप्टर के अंदर धीरेन्द्र का चेहरा उस समय काला पड़ गया जब विवान ने उसे फोन काट दिया। उसने फिर से कॉल करने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह ब्लॉक हो गया था। उसने गहरी सांस ली और स्टीव की ओर मुड़कर पूछा, क्या उन्होंने उसकी लोकेशन ट्रैक की है? धीरेन्द्र बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि चूंकि विवान ने अपनी मर्जी से हवेली छोड़ी थी और उसे सूचित किया गया था कि उसे परिवार से निकाल दिया गया है, ये स्पष्ट था कि वह उसके साथ वापस जाने के लिए सहमत नहीं होगा।
इसलिए उसने कॉल के दौरान उसकी लोकेशन ट्रैक करने का निर्णय लिया। लेकिन निश्चित रूप से जो उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था वह उनके साथ हेलीकॉप्टर में नहीं था। इसके बजाय वह हवेली में वापस था। इसलिए उसने स्टीव को उस हैकर को कॉल करने के लिए कहा जबकि वह विवान को कॉल कर रहा था। अच्छी बात यह थी कि हालांकि विवान ने एक समय पर बात करना बंद कर दिया था, उसने कॉल नहीं काटा था। दूसरे शब्दों में अवधि हैकर के लिए विवान की वर्तमान लोकेशन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि जो लोकेशन बताई गई है वह असली है, स्टीव ने धीरेन्द्र से पूछा। हालांकि वह इस बात से काफी नाराज था कि उसका बेकार आधा भाई चुना गया था, लेकिन उसे इस पल में झुकना पड़ा। लेकिन स्टीव के हिचकिचाने का कारण यह नहीं था कि वह विवान के प्रतिशोध से डरता था। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कुछ और था। लोकेशन में क्या गलत है? स्टीव के चेहरे को देखकर धीरेन्द्र ने पूछा। कोई बात नहीं, बस ये कि लोकेशन ऐसा नहीं लगता कि विवान वहां होना चाहिए, स्टीव ने जवाब दिया। मुझे दिखाओ। धीरेन्द्र ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए स्टीव के हाथ से फोन ले लिया। उसने उस लोकेशन को देखा जो उन्हें भेजी गई थी। पहले एक बयान था, सोमेश्वर सिटी, विंध्यल आवासीय क्षेत्र, प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस। उसके नीचे एक स्क्रीनशॉट था जो लोकेटर का था। ये दिखा रहा था कि कॉल 2 में से एक हवेली से आई थी। जब धीरेन्द्र ने इसे देखा तो उसने और भी गहरी भौहें सिकोड़ लीं। स्टीव की तरह उसे नहीं लगता था कि विवान ऐसे स्थान पर रहने की स्थिति में था। आखिरकार, हालांकि वे सोमेश्वर सिटी में नहीं रह रहे थे, पड़ोसी शहर के रूप में वे इस विशेष महल के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते थे। चीजों पर विचार करने के बाद उसने पायलट को लोकेशन दी और उससे वहां उड़ान भरने के लिए कहा। उसे विवान को किसी भी कीमत पर क्रिस्टल सिटी वापस लाना था। अगर वह असफल होता तो न केवल उसके परिवार के उभरने का अवसर समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह एक आपदा को भी आमंत्रित कर सकता था। इसके अलावा उसका पिता भी था जो निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। आखिरकार उसने अपने पिता की पीठ के पीछे निर्णय लिया था। विवान को नहीं पता था कि उसकी वर्तमान लोकेशन पहले से ही उजागर हो चुकी थी, अन्यथा वह निश्चित रूप से हवेली से बाहर निकलकर उनका गर्म स्वागत करता। खैर, वर्तमान में वह जिम के अंदर अपनी ताकत का परीक्षण करने में व्यस्त था। परिणाम आश्चर्यजनक थे। न केवल उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी, बल्कि उसकी गति और प्रतिक्रिया गति भी बढ़ गई थी। अपने शरीर के नियंत्रण में भी इस तरह की वृद्धि हुई थी कि कोई भी बेकार की हरकतें नहीं थीं। उसकी ताकत, गति, प्रतिक्रिया गति और उसके शरीर से संबंधित अन्य पैरामीटर एक स्वस्थ वयस्क पुरुष की तुलना में 5 गुना अधिक थे। दूसरे शब्दों में, अगर एक वयस्क की ताकत लगभग 100 किलोग्राम थी तो उसकी 500 थी। गति और अन्य चीजों के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार विवान ने जो सुधार अनुभव किया था वह ऐसा नहीं था जैसे 1 और 4 मिलकर 5 बनाते हैं। नहीं, यह उससे अधिक था। अगर उसने एक पंच मारा तो ये 100 किलोग्राम के बजाय 500 किलोग्राम का होगा। ये पूरी तरह से विपरीत था कि 100 किलोग्राम के पंच किसी व्यक्ति को 5 बार मारते हैं। अपनी ताकत का परीक्षण करने के बाद विवान तुरंत लविंग रूम में वापस गया। उसने देखा कि वहां एक मिस्ड कॉल थी। जब उसने चेक किया तो पाया कि यह चार्टर संगठन से थी। उसे ये भी पता चला कि उसके पास एक अनपढ़ ईमेल था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह वही अनुबंध था जो उस महिला ने भेजा था जो उसकी मदद कर रही थी। उसने ईमेल पर क्लिक किया और खोला, लेकिन जैसे ही वह इसे पढ़ने वाला था उसने अपने हवेली के बाहर एक चिल्लाहट सुनी। मुझे खेद है सर, लेकिन आप बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। आपका क्या मतलब है कि मैं अंदर नहीं जा सकता? मेरा बेटा यहाँ है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसे नहीं देख सकता? तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।